किसान भाइयों नमस्कार। आज की श्रृंखला में हम हमारे देश का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है स्वीट ऑरेंज मंडारिन, इसके बारे में बात करेंगे। यदि हम थोड़ा सा विस्तृत से इसको समझना चाहते हैं तो आपके ये समझ में आएगा कि हमारे देश में सिट्रस ग्रुप जो है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, मेजर बेसिस पे तो ये तीनों ही फसल के ऊपर अच्छे से काम हो रहा है। इसी की खेती हमारे यहाँ हम कर रहे हैं। यदि बाहर के देशों का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बाहर के देशों में इसके साथ में और भी टैंजरीन है, ग्रेप फ्रूट है, जो कि बहुत ही पॉपुलर फ्रूट कई सारे देशों का है। लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान के दांतीवाड़ा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करते हैं, और इन सभी में पंजाब है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कुर्ग का कर्नाटका का भाग है, जहां भी करीबन 50-50 साल के ऑरेंज के बगीचे हैं। विदर्भ ये अपने देश का, भारत देश का कैलिफोर्निया माना जाता है। विदर्भ में संतरे की खेती सालों साल से, कई सालों से बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लेकिन यदि हम इसकी कंपैरिजन इतना सब कुछ करके भी हम हर साल एक समस्या को देखते हैं, एक समस्या से गुजरते हैं। हर साल आपके समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं नागपुर में रोड शो होता है और उस रोड शो में कहीं ना कहीं संतरे के गलत की, संतरे के मार्केट में प्राइसेस डाउन होने की ऐसी बहुत सारी स्थितियां देश में पैदा होती है। इसके पीछे दो तीन चीजें हैं, दो तीन कारण हैं। यदि हम थोड़ा विश्व का विचार करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि विश्व में संतरा मौसम्बी की जो खेती होती है ये मोस्टली फ्रेश फ्रूट के लिए बहुत कम होती है और प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए उन सारे देशों में यदि हम देखेंगे तो संतरा उत्पादक की जो स्थिति है, इसमें जो कारपोरेट्स इन्वॉल्व है, हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लीजिए, श्रीलंका का लेंगे, इजराइल का लेंगे, ब्राजील का लेंगे या फ्लोरिडा का लेंगे, जो भी देश का हम उदाहरण लेंगे तो आपके ऐसे समझ में आएगा कि हर जगह सिट्रस ग्रुप की, स्वीट ऑरेंज की खेती जो हो रही है ये प्रोसेसिंग के लिए हो रही है। क्योंकि फ्रेश फ्रूट के कंजम्पशंस के जो लिमिटेशन बाहर के देशों में है, उन लोगों की जो लाइफस्टाइल है या कंजम्पशन की जो पद्धति है, उसमें रेडी टू सर्व ये जो विषय है इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व होता है। और इसलिए ऑरेंज की खेती में बदलाव लाने की जरूरत अपने देश में है। तीसरी बात हम देखेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आएंगी, थोड़ा धीरे धीरे इस सारी चीजों पे हम विस्तृत से बात करेंगे। जैसे कि क्लाइमेट के इश्यूज है, सॉइल के इश्यूज है, मैनेजमेंट के इश्यूज है, डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का विषय अपने यहाँ बहुत बड़ा है। और ये सारी चीजों को यदि हम देखते हैं तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आज भी हमें संतरा मौसम्बी के खेती में बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी भी हम संतरा मौसम्बी की जो खेती है इसको साइंटिफिक तरीके से हम इसको नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमें पूरी तरह से इसको समझना चाहिए, हर बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उस प्रकार का काम अभी भी हम नहीं कर रहे हैं। भले ही हमारे पास क्षेत्र बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत मेहनती किसान है, हम आज के पूरा यदि हम कुछ इतिहास देखने जाएंगे तो आज तक काफी अच्छा काम भी किए हैं। लेकिन जो स्पर्धा है, देश में जिस तरह से और विदेश में जिस तरह से
संतरा मौसम्बी का काम हो रहा है, उस प्रकार से यदि हम नहीं बदलते हैं तो मैं और भी एक चीज आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये सब करने के लिए एक इनोवेटिव मॉडल, एक इनोवेटिव आइडिया हमारे जैन इरिगेशन के फाउंडर चेयरमैन आदरणीय पद्मश्री भंवरलाल जी भाऊ जैन, और ये सब एक विषय को लेके, एक मिशन को लेके लास्ट 12-13 साल से सिट्रस की खेती में क्या बदलाव आना चाहिए, और जैसे कि ब्राजील है, जैसे कि फ्लोरिडा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे देशों में जिस प्रकार से संतरे का विकास, मौसम्बी का, ऑरेंज ग्रुप का विकास हुआ, उस तरह से यदि हम विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ही डेडिकेशन से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और इसके लिए जैन इरिगेशन हमेशा सारी चीजों में पायनियर काम करता रहा है, और इसीलिए जैसे हमने बनाना एक क्रॉप हाथ में ली, उसमें रिवॉल्यूशन लाया। पोमोग्रेनेट क्रॉप हाथ में ली, आज पोमोग्रेनेट बीमारी मुक्त है। कॉटन को हाथ में लिया तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी जैन इरिगेशन के तंत्रज्ञान से बहुत तरह से बदल गई है, इंप्रूव हुई है। तो जो भी कुछ विषय है, ऑनियन का विषय आपने सुना होगा, ऑनियन की बात हम करते हैं, उसके डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, उसको हाथ में लेके लाइफ टाइम उसमें काम करके उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। एक छोटी सी शुरुआत हम इसको मानेंगे कि ये शुरुआत हम स्वीट ऑरेंज ग्रुप जो है, इस फल को किस तरह से हम इम्प्रूव करें, इसकी खेती को कैसे इम्प्रूव करें, इसके प्रोसेसिंग को करके संतरा मौसम्बी के जो किसान हैं इनकी आमदनी को कैसे बढ़ाए, मार्केट के अनसर्टेनिटी से एक कैसे सॉल्यूशन उनको दिया जाए, और एक सस्टेनेबल फार्मिंग इस फल की किस प्रकार से हो, इसके लिए एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उस प्रयास में आप देखते होंगे, यहाँ स्लाइड के ऊपर आपको नजर आएगा कि यहाँ हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जलगांव में कर रहे हैं, चित्तूर में 2 फैक्ट्रीज है, जलगांव में फैक्ट्री है, बाहर के देशों में फैक्ट्री है, ऑनियन की फैक्ट्री देखेंगे तो बड़ौदा में है। लेकिन ये जो चीजें आप देख रहे हैं, यूएसए में फैक्ट्री है और टर्की में फैक्ट्री है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग ये जो विषय है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तीसरी बात, यदि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा प्रोसेसिंग इस ग्रुप का क्यों हो रहा है, ऑरेंजेस इतनी बड़ी पैमाने पे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यदि आप जानते हैं तो सिट्रस को एक लग्जूरियस फल, और सिट्रस में जो उसकी जो रिचनेस है, इसको एक विटामिन सी का जो सोर्स माना जाता है, बड़ा सोर्स माना जाता है कि 52 मिलीग्राम एक 100 ml जूस के अंदर, 100 ग्राम जूस के अंदर जो 52 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। विटामिन सी इज ए लग्जूरियस न्यूट्रिएंट। विटामिन सी आज आप देख रहे हैं कि इस कोविड के प्रकोप में हर जगह ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाए, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, इसका कंजम्पशन बढ़ाए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और हम इस पैंडेमिक को, इस डिजीज को रेजिस्ट कर पाए। इतना इंपॉर्टेंट ये फल है, और इसके कारण पूरे विश्व में यदि इसके कंजम्पशन की बात हम करते हैं तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि इसका जो कंजम्पशन है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मैं आपको बताया, लेकिन यदि हम थोड़ी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपके ये समझ में आएगा कि ब्राजील जैसी कंट्री 7,29,000 हेक्टेयर के ऊपर ऑरेंज की खेती कर रही है और हम 3,34,000 हेक्टेयर पे कर रहे हैं। इसका मतलब हम बनाना से आधे से कम है, और करीब करीब पोमोग्रेनेट हमारे पास आके पहुंच रहा है। मतलब जिस प्रकार से ऑरेंज की खेती में बदलाव होना चाहिए, जिस प्रकार से ऑरेंज की क्षेत्र लास्ट कई सालों में बढ़ना चाहिए, वो होते हुए आपको नजर नहीं आ रहा है। और इसके लिए यदि हम थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जितना स्वीट ऑरेंज या ऑरेंज की जो खेती हो रही है, फिर उसमें मंडारिन है, स्वीट ऑरेंज है, और लाइम है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, पोमेलो है,
ये जो सारे फ्रूट है कि जो पूरे बाहर के देशों में पॉपुलर है, इनका यदि हम एक उदाहरण देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि अकेली ब्राजील एक ऐसी कंट्री है कि एक कंट्री पूरे विश्व के 20% इसका प्रोडक्शन करती है, फल का प्रोडक्शन करती है। दूसरी जो कंट्री है यूएसए और चाइना, इसको यदि हम देखते हैं तो चाइना इज 13% एंड यूएसए इज 7%। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3 कंट्रियां उसका 40% उत्पादन करती है, और अकेले यदि हम ब्राजील और फ्लोरिडा मतलब यूएसए की बात करें तो करीबन 30% तक का उत्पादन सिर्फ 2 देशों का है। इसके आगे का यदि हम देखेंगे और हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की बात करेंगे, जूस की बात करेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि पूरे विश्व में जो जूस का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें 63% का जो शेयर है ये सिर्फ ब्राजील और यूएसए का है। आज हम मार्केट में ऑरेंज का जूस खरीदते हैं, लेकिन क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, और उसके कारण आज आप जो बाजार से ऑरेंज का जूस खरीदते हैं इसका भी कॉन्सेंट्रेट बाहर के देश से आता है। और इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि यदि हम हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। ये बदलाव किस तरीके का होना है? अभी आप देखेंगे कि बाहर वाले देशों का एग्जाम्पल यदि आप लेते हैं और हमारे देश का एग्जाम्पल लेते हैं कि बाहर इतने बड़े पैमाने पे प्रोसेसिंग क्यों हो रहा है, उसका कारण यह है कि स्वीट ऑरेंज जो है ये प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल है, और इसके कारण बाहर के देशों में करीबन 72% जो क्षेत्र है ये स्वीट ऑरेंज के अंदर है, और जो मंडारिन जिसको हम ग्रो करते हैं उसमें 13% है। हमारे यहाँ की स्थिति अलग है, 27% हमारे यहाँ स्वीट ऑरेंज है और 37% हमारे पास ऑरेंजेस है मतलब मंडारिन है, और 22% हमारे पास नींबू है, लेमन है। तो हमें ये बदलने की जरूरत क्यों है? डेफिनेटली टेबल फ्रूट और प्रोसेसिंग दोनों के बारे में हमें सोचना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रोसेसिंग के हिसाब से यदि थोड़ा बदलाव लाना है तो आपके समझ में आएगा कि ये बदलाव यदि हम लाते हैं तो काफी तरह से हम इस इंडस्ट्री में हम एक ऑरेंज ग्रोवर जो है इसके लिए काफी अच्छा काम कर सकते। यहां आप देखेंगे कि करीबन 4,29,000 तो मंडारिन है और सिर्फ 2 लाख हेक्टर, 4,29,000 हेक्टर और 2 लाख हेक्टर जिसका मेजर शेयर है ये मौसम्बी का है। और लाइम लेमन का यदि आप देखेंगे तो नींबू जो है इसका जो क्षेत्र है ये 2,59,000 है, मतलब स्वीट ऑरेंज से भी ज्यादा लेमन का क्षेत्र हमारे देश में है। और इसलिए यदि हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमें प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इसलिए हमें ये इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लोगों से कम है, हमारे पास एक बड़ा स्कोप है, वैरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और इसके लिए यदि इंटरनेशनल मार्केट को हमें कम्पीट करना है तो थोड़ा सा बदलाव इसमें लाना जरूरी है। तीसरी बात आप देखेंगे कि देश में आज क्या सिनेरियो है, 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रफल जो तेलंगाना का आप देख रहे हैं, इसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है नलगोंडा। इस एक नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में 48,000 हेक्टर स्वीट ऑरेंज हो रहा है। हाँ, फिर उसके आगे हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 98,000 पे पहुंच गया, महाराष्ट्र 95,000 के ऊपर है। ये बदलाव ये आपके समझ में आएगा। एमपी करीब करीब हमारे पास पहुंच चुका है। यदि इस चीज को आप गहराई से समझते हैं तो एक बात आपके समझ में आ रही कि पहले से हम तकलीफ में आए हैं। हमारी जो लीडरशिप थी, मतलब महाराष्ट्र ऑरेंज एक लीडर था पूरे देश में। यदि
हम आज के तारीख में इसको समझते हैं, और यदि हम नलगोंडा का एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम आनंदपुर, कडप्पा, महबूबनगर और कर्नूल का उदाहरण लेते हैं, जिस आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा स्वीट ऑरेंज का एरिया है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा स्वीट ऑरेंज का एरिया है, और नलगोंडा में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट की यदि बात हम करते हैं, और यदि हमारे महाराष्ट्र की बात हम करते हैं, तो आप देखिए 2,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिर्फ आंध्र और तेलंगाना में। जब दोनों राज्य एक साथ थे तो ये एक स्टेट का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर था, और जहां महाराष्ट्र का क्षेत्रफल ये 98,000 हेक्टेयर है। मतलब कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं, और इसलिए हमें इस बदलाव को स्वीकारने की जरूरत है। और ये आप देखेंगे तो हर एक चीज आपके समझ में आएगी कि जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र में किस तरह से बदलाव हो रहा है। मतलब लाइम लेमन बढ़ रहा है, और स्वीट ऑरेंज की बात आप देखेंगे तो 2014-15 में 2,75,000 था, तो 2 लाख के ऊपर आया, क्योंकि जालना जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा ड्रॉट रहा, आनंदपुर में बहुत बड़ा ड्रॉट रहा, और सारी जगह लास्ट 3 साल ड्रॉट रहा। उसके कारण भी क्षेत्र घटा है। 2014 और 2019 की कंपैरिजन हम करते हैं तो क्षेत्र घटा है, और इसलिए क्षेत्र एक्सपांशन का जो स्कोप है यह हमारे पास बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। तीसरी बात मैं आपको बता रहा था कि इस फसल में हमारे देश में कितना बड़ा काम हो सकता है। हमें जागरूकता लाने की जरूरत क्या है। मतलब नॉट ओनली ग्रोवर्स में जागरूकता लानी है, बल्कि कंज्यूमर में भी जागरूकता लानी है। और इसलिए ये इंटरनेशनल सिनेरियो आपके पास रखा है कि ऑरेंज ये जो फल है इतना पॉपुलर फल है हमारे देश में भी और बाहर के देश में भी, लेकिन हमारे यहाँ साल भर उसकी उपलब्धता नहीं है। हमारे यहाँ जैन के अलावा और हर 1-2 कोई लोग हैं, इनके अलावा प्रोसेसिंग की फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। प्रोसेसिंग में हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण यदि ये चित्र आप देखेंगे तो यूएस ये जो कंट्री है, इस कंट्री में एक आदमी साल भर में 9 लीटर जूस पीता है। 9 लीटर जूस एक आदमी यूएसए में साल भर में ऑरेंज का पीता है। यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 12 लीटर एक आदमी साल भर में जूस पी रहा है। जर्मनी जैसी कंट्री है जहां 7 लीटर एक आदमी जूस पी रहा है, और जापान जो कंट्री है जहां करीबन 3 लीटर के पास जूस का कंजम्पशन है। और यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की जो एवरेज जूस कंजम्पशन है ये 200 ml है। मतलब यदि हम जापान की बात छोड़ दीजिए, यदि हम यूएस के साथ कंपेयर करते हैं या यूके के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहां 12 लीटर प्रति वर्ष और कहां 200 ml प्रति वर्ष। इसलिए हमारे देश में जो जूस का कंजम्पशन होना चाहिए था, जो जूस का कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और इसलिए इस मॉडल को हमें समझना जरूरी है। इसलिए क्या काम जैन इरिगेशन ने किया, यहां आप देख रहे हैं जैन स्वीट ऑरेंज। हमारे देश की थोड़ा सा सिनेरियो देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है ये मंडारिन का हो रहा है। हमारे यहाँ कई सालों से हम विचार कर रहे हैं, कई सालों से हम चर्चा कर रहे हैं, और इंटरनेशनल सिनेरियो को हम अभ्यास कर रहे हैं। आपके एक समझ में आएगा कि ये जैन स्वीट ऑरेंज की जरूरत क्या है, हम क्यों जैन स्वीट ऑरेंज को लाए। इसका कारण ये ध्यान में लीजिए कि बहुत सारे फोरम पे, पॉलिटिकल फोरम पे, साइंटिफिक फोरम पे, फार्मर्स के फोरम पे, सभी जगह एक चर्चा होती है कि हमारे देश में प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में प्रोसेसिंग का बढ़ावा होना चाहिए, प्रोसेसिंग फलों का ज्यादा होना चाहिए, ताकि इसका स्पाइलेज कम होगा, नुकसान कम होगा, किसान को एश्योर्ड रेट मिलेंगे, मार्केट से माल उठा के प्रोसेस होगा, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, देश से बाहर जाएगा, देश के अंदर प्रचंड स्कोप है, उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया जाएगा, और इसलिए प्रोसेसिंग को बढ़ाए। ये
अनेक सालों से, कई सालों से हमारे यहाँ ये चर्चा हो रही है। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत यह है कि यदि हमें बाहर के देशों के कॉन्सेंट्रेट से कॉम्पीट करना है तो हमें हमारी प्रोडक्शन और हमारी जो गुणवत्ता जूस की है उस प्रकार की मिलनी जरूरी है। और इसलिए एक चीज आपके ध्यान में आएगी, इसके ऊपर बहुत काम हम लोगों ने किया। फ्लोरिडा है, ब्राजील है, ब्राजील से कुछ वैरायटीज देश में इंट्रोड्यूस किए, और ये सारे जो देश है ये किस प्रकार के ऑरेंज का कल्टीवेशन करते हैं, उन वैरायटियों की क्या स्पेशलिटी है, इसका अभ्यास किए। इस अभ्यास के बाद में आपको ध्यान में आएगा कि ये जो JS01 है, हैमलिन जैसी वैरायटी को देश में लाए, वेस्टिन जैसी वैरायटी को देश में लाए, नटाल जैसी वैरायटी को देश में लाए, पेरा जैसी वैरायटी को देश में लाए, और वैलेंसिया जैसी वैरायटी को देश में लाए। अभी ये जो वैरायटीज है, इन वैरायटियों का महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि यदि हम इंडियन ऑरेंज लेते हैं, कोई भी स्वीट ऑरेंज आप लेके काटते हैं या ऑरेंज भी लेके काटते हैं, तो दो तीन चीजें आपके समझ में आएगी कि बेसिकली हमारे फ्रूट में बहुत ज्यादा सीड है। 18 से लेके 20 तक, 22 तक, कभी कभी 24 तक। बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग के टाइम हाई टेम्परेचर रहा तो सीड का प्रमाण बढ़ जाता है। यदि सीड और पील की बात हम करते हैं तो हमारे ये समझ में आएगा कि हमारा जो ऑरेंज है, इस ऑरेंज की जूस रिकवरी बहुत कम है। मतलब हम 25% के ऊपर नहीं जा सकते, बराबर। लेकिन दूसरे देशों के जो ऑरेंज है, इनकी जूस की जो रिकवरी है ये अराउंड 45 से 50% तक है, 55% तक है, बराबर। कुछ कुछ वैरायटी में 65% तक है। तो ये जो जूस कंटेंट है, हमारे पास सीड का वजन ज्यादा है, पील का वजन ज्यादा है और जूस का वजन कम है। और यदि हमें इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा काम करना है, हमारे फसल की प्रोसेसिंग करके उसका खप बढ़ाना है, तो हमें तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बाहर के देश में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है बिकॉज ऑफ रिकवरी, तो वो लोग हमारे देश में कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा देश कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट कर रहा है। और इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोसेसिंग से सुटेबल जो वैरायटीज है, इसके बारे में बात करनी है कि हमें प्रोसेसिंग वाली वैरायटी की जरूरत है। ये एक चीज आप ध्यान में लेंगे। दूसरी चीज यदि आप ध्यान में लेते हैं तो और आपको समझ में आएगा कि ये जो जैन स्वीट ऑरेंज है, जैन स्वीट ऑरेंज जो है, इसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिल गया, मतलब पहले तो ये प्रोफ्यूज बेयरिंग होना चाहिए, इसकी बेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लावरिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, कम से कम स्ट्रेस से फ्लावरिंग आनी चाहिए। तो इतना हेवी बेयरिंग इसका है और इसके कारण ये जो वैरायटीज है ये पॉपुलर हमें करनी है और इसीलिए ये वैरायटी दूसरे देशों में पॉपुलर है। आगे के इसमें हम आपको बताएंगे कि रूट स्टॉक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। रूट स्टॉक का इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक का ये है कि ये पूरा साइलेंट स्टॉक जो है, जिस वैरायटी का, जिस प्रजाति का हम उसके ऊपर बडिंग करते हैं, उस वैरायटी के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। और इसलिए रूट स्टॉक में जो पीएच है, हमारे यहाँ की बात आप ध्यान में लीजिए, नलगोंडा की एक बात छोड़ दीजिए, आनंदपुर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन छिंदवाड़ा और विदर्भ की बात यदि हम करते, अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा, यवतमाड़ की बात हम करते, जहां नागपुर और अमरावती में सबसे बड़ा क्षेत्र संतरे का है, वहां की यदि हम बात करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पीएच जाता है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पीएच को टॉलरेंट रूट स्टॉक चाहिए, इसलिए वल्क्या मिरानो है और ये लिमाओ कार्वो है जो रूट स्टॉक हमने इंट्रोड्यूस किया है। इतना ड्रॉट रेजिस्टेंट चाहिए, नेमाटोड को रेजिस्टेंट चाहिए, सलाइनिटी को रेजिस्टेंट चाहिए, रूट की एडवर्स कंडीशन में जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, इसमें रूट की ग्रोथ अच्छी होना चाहिए, फाइटोप्थोरा को रेजिस्टेंट चाहिए, ट्रिस्टेजा को रेजिस्टेंट चाहिए और जूस और क्वालिटी, गुणवत्ता के ऊपर इंपैक्ट रूट स्टॉक का होता है। और इसलिए ये सारी चीजों के लिए, जैसे कि फ्रूट साइज है, यील्ड है, हर कोई पैरामीटर आप फल का, क्रॉप का लेंगे
तो इसके ऊपर रूट स्टॉक का परिणाम होता है। और इसलिए सायान स्टॉक और रूट स्टॉक मतलब जो कांडी हम ऊपर बांध रहे हैं और जिस खुंड के ऊपर हम बना रहे हैं, मतलब जिस रूट स्टॉक के ऊपर हम एसटीजी कर रहे हैं या माइक्रोबर्डिंग कर रहे हैं, जिस वैरायटी का कर रहे हैं, ये दोनों के अंदर कंपैटिबल रिलेशन होना चाहिए। और इसके लिए रूट स्टॉक के ऊपर भी हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये दूसरी बात आप देखिए, हमें यहाँ थोड़ा आपको बताना बहुत जरूरी है कि ये हमारी नर्सरी है, ये हमारा मदर ऑर्चर्ड है, ये 2009 से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, मतलब ये ग्रीन हाउस के अंदर है, पूरी तरह से कंट्रोल क्लाइमेट है। यहाँ कोई फ्लाइज नहीं आ सकती, कोई वेक्टर नहीं आ सकता, कोई वायरस को या फंगस को या बैक्टीरिया को यहाँ माइग्रेट होके आने के लिए कोई स्कोप नहीं। और इसलिए मदर नर्सरी का जो कंसेप्ट है, हम आगे देखेंगे कि देश के अंदर जिस प्रकार से आज पौधे बन रहे हैं, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। बाहर के देशों की बात आप करेंगे तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, नर्सरी का सर्टिफिकेशन है और उसके लिए एक अच्छी तरह से क्वारंटाइन सिस्टम लगाई गई। जब कैंकर बहुत बड़े पैमाने पे फ्लोरिडा में फैल गया तो सभी जगह वहां क्वारंटाइन लगा दिया, प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर रोक लगा दी, उसके पूरे टेस्टिंग के बाद में और इंडेक्सिंग के बाद में ही आगे जाएगा, इस प्रकार की सिस्टम लगा दी। और इसलिए हमें गुणवत्ता के पौधे निर्माण करने, डिजीज फ्री प्लांट हमें निर्माण करने हैं, तो हमें इस प्रकार की मदर नर्सरी में मदर ऑर्चर्ड को ग्रो करके इसी से हमें प्लांटिंग मटेरियल लेना है, इसी से हमें बर्ड लेना है, तो हम अच्छे गुणवत्ता का पौधा बना सकते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे कि हमें ये जैन स्वीट ऑरेंज जो आप देख रहे हैं, इसको क्यों लगाना, इसमें क्या कंपेयरिंग है। एक तो बेसिकली हम जो नए मॉडर्न जो रेजिस्टेंट और आज के तारीख में पूरे विश्व में पॉपुलर रूट स्टॉक है, उसके ऊपर ये पौधा लगा रहे। तीसरी बात, इसका जूस कंटेंट ज्यादा है, इसका यील्ड बहुत ज्यादा है। और चौथी बात आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के इसके ड्यूरेशन है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छा है। ये जो सारे पैरामीटर है, ये पैरामीटर यदि आप देखते हैं, जिस प्रकार से पौधा हम बना के और पौधा बना के आपको दे रहे हैं, वो यदि आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये आप देखिए, ये हमारी रूट स्टॉक की नर्सरी है। आप सारे किसान भाई जानते हैं, आप जहां नर्सरी में पौधा खरीदने जाते हैं, जिस भी नर्सरी में आप जाते हैं, तो रूट स्टॉक कहाँ लगा है, किस जगह लगा है, ये आपको पता है। ये बेसिकली रूट स्टॉक इस तरह से हम बाय सीड या बाय टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक को ग्रो करते हैं, रूट स्टॉक को बढ़ाते हैं। ये ग्रीन हाउस के अंदर, कंट्रोल क्लाइमेट के अंदर, छोटी सी ट्यूब के अंदर, सॉइललेस मीडिया के अंदर, टेबल के ऊपर, ये सारे टेबल के ऊपर रूट स्टॉक को ग्रो किया जाता है। इसका कारण पानी के कारण, जमीन के कारण, मट्टी के कारण, इन्वायरमेंट के कारण कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की बीमारी इस पौधे के ऊपर ना आए, इसलिए जैन इरिगेशन सबसे पहले तो 100% डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल का एश्योरेंस देता है, जो कि आज हमारे देश में इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है कि हमें इस प्रकार से पौधे निर्माण करने की देश में जरूरत है। और यदि कंपैरिजन में आगे आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा, इसमें फोटो नहीं है, लेकिन जो पौधा बनता है, जिस प्रकार से आज हमारे देश में पौधे बन रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि जहां हम मट्टी के वाफे के अंदर हम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल नर्सरी जहां ग्रो हो रही है, जो भी लोग पौधे बना रहे हैं, उसका यदि उदाहरण आप देखेंगे तो हम मट्टी का बेड करते हैं, बेड के अंदर सीड डालते हैं। और ये सीड भी आपको पता है कि रंगपुर लाइम हमारे यहाँ ज्यादा चलता है, वल्कामेरानो तो इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब एक 6 महीने पहले विदर्भ के नर्सरियों का और विदर्भ के पौधों का एक बार जब सर्वे हुआ, तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारे देश में बहुत सारे जगह, नॉट ओनली इन विदर्भा, बहुत सारे जगह गलगल के ऊपर बडिंग हो रहा है, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। गलगल का सीड ये पंजाब से आ रहा है और पंजाब से वो सीड लाके उसके ऊपर पौधे मतलब बडिंग हो रहा है। तो ये जो बात है,
ये इसके कारण डिजीज बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। ये हमारी नर्सरी आप देखिए, इस नर्सरी में आपके समझ में आएगा कि जहां एक बेसिन पे पौधा लग रहा, एक बेड में लग रहा है, और ये के पौधा टेबल के ऊपर इतने बड़े कप के अंदर सॉइललेस मीडियम के अंदर ये पौधे लग रहे हैं। और इसलिए हमें नर्सरी का जो व्यवस्थापन है, इस व्यवस्थापन को बदलने की जरूरत है। हम जब कहते हैं कि हमारे पौधों में फाइटोप्थोरा आ रहा है, तो इसका यदि पहला रीजन आप देखेंगे, हमारे मित्र है डॉक्टर पंच भाई नागपुर में, जो काटोल रीजनल रिसर्च स्टेशन के हेड थे, और उनके भी जो सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, तो उन रिकमेंडेशन में भी यही बात सामने आई है कि जिस प्रकार से मिट्टी में वाफे के अंदर, बेड के अंदर हम रूट स्टॉक ग्रो कर रहे हैं और उसके ऊपर हम बडिंग कर रहे हैं, तो डिजीज फैलने की जो संभावना है ये बहुत ज्यादा पैमाने पे। ये आप यहां देखेंगे, ये आपको बताया, ये चीज यदि आप देखते हैं तो हम माइक्रो बडिंग कर रहे हैं, शुट्टी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये भी तंत्रज्ञान जैन इरिगेशन ने पहली बार इस देश में लाया है और इसको प्रमोट करने का काम हम कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, नाउ आप देखिए, ये रेडी टू प्लांट है। अभी ये पौधा रेडी है, विदर्भ में, अमरावती में, मोर्शी में, वरुड़ में, वर्धा में हमारे कुंदन भाई वाघमारे है, वर्षी में हमारे राठी जी है, बहुत सारे जगह पौधे आज लग चुके, उनके जैसे बहुत सारे किसानों ने लगाए। हमारे यहाँ जलगांव में हेमचंद्र दगाजी पाटिल है, जिनके यहाँ पहली फसल, पहला प्लांटेशन जैन स्वीट ऑरेंज का हुआ है। आप देखिए, यदि ऐसे कप में आपके पास पौधा आ रहा है तो मॉर्टेलिटी का कोई इशू नहीं है, डिजीज का कोई इशू नहीं है, रूटबॉल का कोई इशू नहीं है। हमें बड़ा दुख के साथ, खेत के साथ मैं कहता हूं कि हम वाफे से पौधे उखाड़ते हैं और वाफे से पौधे निकाल के उसका बंडल बांधा जाता है। वो बंडल काली पीली के ऊपर रखा जाता है, क्रूजर के ऊपर रखा जाता है, या अपने कार के अंदर रखा जाता है गोनी में बांध के, और इस प्रकार से पौधे का ट्रांसपोर्ट हम नर्सरी से खेत तक कर रहे हैं। तो क्या इस सिस्टम को हम बदलेंगे? इस सिस्टम को हमें बदलना जरूरी है। हमारे देश में इतना बड़ा विदर्भ जैसा कैलिफोर्निया है, जहां एक अमरावती जैसे डिस्ट्रिक्ट में 45,000 हेक्टेयर एरिया अंडर ऑरेंज है, नागपुर मंडारिन के अंदर है, और इतना बड़ा क्षेत्र हर जगह है। और इस सिचुएशन को यदि बदलना है तो हमें हमारे प्रैक्टिसेस को बदलना है, हमारे वैरायटी को बदलना है, ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज दोनों का हमें बैलेंस करना है। जो कि आज के तारीख में 3.5 लाख हेक्टेयर हम मंडारिन कर रहे हैं और सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर हम ऑरेंज कर रहे हैं। ये दोनों में हमें बदल लाने की जरूरत है, और ये बैलेंस यदि हम करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के सिस्टम से हम जाएंगे तो डेफिनेटली एक आदर्श नाम आज के तारीख में हमारे देश का नाम, जैसे आज से 25 साल पहले बनाना के एक्सपोर्ट में हमारा नाम कहीं पे नहीं था, लेकिन जैन इरिगेशन ने 25 साल प्रयास किए और आज 15,000 टन का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हुआ। मतलब 25 साल की तपश्चर्या है। ऐसे ही ये भी एक 25 साल का हम तपश्चर्या मान के चले, 12 साल का एक तप पर्व तो पूरा हुआ है जैन स्वीट ऑरेंज का, और ऑरेंज के फसल को हाथ में लेके उसमें बदलाव लाने का जो प्रयास जैन इरिगेशन कर रहे हैं, उसको आज 12 साल पूरे हुए। ये आप देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में लीजिए कि हमें हर चीज को बहुत ही बारीक तरीके से समझ के आगे चलना है। एक चीज मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि जो पीएच की रिक्वायरमेंट ऑरेंज की फसल की है, और नागपुर ऑरेंज हो और या जैन स्वीट ऑरेंज हो, इसकी एक जो जरूरत है वो है करीबन 5.5 से 7.5। हम लोग ब्राजील गए थे, पीरापोरा गए थे और बेलिस हॉरिजॉन्टे गए थे, जहां बहुत बड़े पैमाने पे स्वीट ऑरेंज की खेती होती है, बराबर। तो उन लोगों की समस्या है कि हम 4.5 के पीएच को हम 6.5 पे कैसे लाएं, क्योंकि जब 4.5 पीएच पे जब जो भी संशोधन हुआ तो 4.5 जब पीएच हो जाती है उन देशों में, तो बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा नुकसान ऑरेंज की खेती में होता है।
इसके ऊपर टॉक्सिसिटी होती है। एल्यूमिनियम जैसा जो घटक है उसकी टॉक्सिसिटी ऑरेंज के ऊपर होती है, और लेड है, आर्सेनिक है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है। हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम एसिडिक सॉइल की नहीं है, उन लोगों की प्रॉब्लम एसिडिक सॉइल की है। उनको एसिडिटी को अल्कलाइनिटी में, मतलब न्यूट्रल तक लाने के लिए, स्लाइड एसिडिक लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है, हम ऑरेंज की खेती ये अल्कलाइन वाले सॉइल में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम विदर्भ में जाएंगे, हमारे यहाँ हम एमपी में जाएंगे, हमारे यहाँ हम राजस्थान में जाएंगे, बहुत सारी जगह पे सॉइल पीएच को यदि आप देखते हैं तो 8 से 8.5 के बीच में। तो इस पीएच का जो इम्पैक्ट है ये सिट्रस के फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पीएच कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नुकसान इससे हो रहा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे कितना बड़ा रोल पीएच का है, और इसलिए हमें इस चीज को बदलना है। और हम जमीन को तो बदल नहीं सकते, पूरे खेत का तो पीएच बदल नहीं सकते, लेकिन हम यदि प्लांटिंग सिस्टम को, कल्टीवेशन मॉडल को बदले तो कुछ हद तक हम इस समस्या से डेफिनेटली आगे चल सकते हैं। भले ही आपको मैं 5.5 से 7.5 की रेंज आपको बताया, लेकिन जो आइडियल रेंज है वो आइडियल रेंज है 6 से 6.5, और हम 6 से 6.5 पीएच को कैसे लाए इसके बारे में यदि सोचना है तो वो भी मॉडल हम आपको बताएंगे। तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए कि क्लाइमेट क्या कहता है कि इसके लिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में तो बहुत केला अच्छा, ये स्वीट ऑरेंज अच्छा आता है, ऑरेंज अच्छा आता है, मंडारिन, नींबू अच्छा आता है, लेकिन आप टेम्परेचर की रेंज को यदि देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि 15 डिग्री से 40 डिग्री। और आप हमारे यहाँ क्या स्थिति है, नागपुर का तापमान 45-46 चला जाता है, वर्धा का तापमान 46-45 चला जाता है, और अमरावती का तापमान 46-45 चला जाता है। जहां 15 डिग्री हम बोल रहे हैं वहां मोर्शी, वरुड, अंजनगांव, सुरजी, परतवाड़ा में तापमान 6 डिग्री 60 डिग्री तक आता है। जो हमारे बनाना के किसान हैं उनका चिलिंग हो जाता है। वो वहां जरूर में हमारे किसान हैं अजय देशमुख जो खेती वहां करते हैं, चिलिंग से सफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एक चीज को ध्यान में लेना है कि क्लाइमेट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में तंत्रज्ञान है, हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरह से उसका उपयोग करके इन सारी जो समस्या है, क्लाइमेट की समस्या है, जमीन की समस्या है, पीएच की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, क्योंकि सिट्रस की जो खेती होती है पूरे विश्व का यदि सिनेरियो हम देखते हैं तो इसकी खेती ये सिर्फ आपको वेल ड्रेन ऐसे सॉइल में मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा यदि आप देखते हैं जो लीडर देश है जैसे कि ब्राजील है, यूएसए है, चाइना है, जिनका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उनका शेयर है, ये जो शेयर आप देखेंगे तो इसमें ये तीनों देश मिलके 60%, 40% ऑरेंज ये लोग कर रहे हैं। तो इनका जो शेयर है, इनकी जो वातावरण है, इनका जो जमीन की जो स्थिति है, यदि उस जमीन को आप देखते हैं तो सैंडी और सैंडी से सैंडी लोम, इससे ज्यादा सैंडी क्ले, इससे ज्यादा कोई भी ज्यादा मतलब इल्ड्रेन वाली जमीन में वहां खेती नहीं हो रही। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे जो विदर्भ के किसान भाई है, मैं तो ये कहूंगा कि आप जरूर जाके देखिए। आप नलगोंडा जाइए, आनंदपुर जाइए, आप अबोहर जाइए। अबोहर का किन्नो क्यों इतना फेमस है? अबोहर की जमीन भी सैंडी लोम है। हम नलगोंडा की जमीन देखेंगे तो वहां की जमीन रेड लैटरेटिक सॉइल है, रेड और सैंडी रेड सॉइल है। हम आनंदपुर जाएंगे और पारनापल्ली जैसा स्वीट ऑरेंज का एरिया देखेंगे तो वहां आपके समझ में आएगा कि वहां रेड लैटरेटिक सॉइल है, रेड सैंडी सॉइल है। तो जहां जहां साइंस में ये लिखा है और पूरी इस फसल का जो संशोधन आज तक हुआ है, ये संशोधन ये बता रहा है कि ऑरेंज के खेती के लिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी का निचरा करने वाली जमीन चाहिए, जमीन का पीएच 6 से 6.5 चाहिए, जमीन का ईसी 0.5 से कम चाहिए। और ये यदि स्थिति हमारे पास नहीं है,
हम यदि अमरावती का उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास सारी हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल है, और इसी हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल में यदि हमें कल्टीवेशन ऑरेंज का करना है तो उसके लिए हमें इस मॉडल को बदलना है। आज की स्थिति में हम क्या करते हैं, पीट बनाते हैं। जहां मुरुम वाली जमीन है, जैन हिल्स जैसी जमीन है, जहां खाली बहुत ही मुरुम है, मतलब हार्ड पैन है, जो कि ऑरेंज के खेती के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी जगह पे आप खड्डा बना के प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन उस खड्डा करते समय उसमें खड्डा हो या बेड है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालना है। मिनिमम 2 kg नीम केक डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट 2 kg डालना है, ताकि जड़ों की कक्षा के नीचे प्लांटेशन करने के बाद में हम कोई ऑर्गेनिक ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ हम ऊपर से ऐड कर सकते। और इसलिए इस प्रकार के जो रेस बेड है, ऐसे रेस बेड आपको बनाने हैं। ये आप देखिए, ये जो रेस बेड आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर के सहायता से, ट्रैक्टर के माध्यम से ये बनाए गए हैं। तो रेस बेड बनाते समय हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि रेस बेड हम कितने अंतर पे बनाए, और इसलिए हमें हर एक चीज को ध्यान में लेना है कि हमारा जो प्लांटिंग डिस्टेंस है, प्लांटिंग डिस्टेंस को हमें बदलने की जरूरत है। हाई डेंसिटी के ऊपर हमें जाना है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर हमें जाना है। और हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी यदि आप देखते हैं तो हाई डेंसिटी का मतलब है 15 बाय 15 पे आपको जाना है, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मतलब है कि आपको 18 बाय 10 पे, 12 बाय 10 पे आपको फार्मिंग करनी है। जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है ये 4 मीटर बाय 3 मीटर का है। जो इंटरनेशनल मार्केट में सारी मैकेनाइज फार्मिंग हो रही है, ये जो मैकेनाइज फार्मिंग है ये 15 बाय 10 फीट के ऊपर है, बराबर। तो इसलिए आपको जहां हेवी सॉइल है, वहां हेवी सॉइल में आप 15 बाय 10 मीटर पे प्लांटेशन कीजिए, 15 बाय 10 फीट पे प्लांटेशन कीजिए। और जहां लाइट सॉइल है, जहां मॉडरेट जमीन है, वहां पे आप 4 मीटर बाय 3 मीटर पे, मतलब 13 फीट बाय 10 फीट के ऊपर प्लांटेशन करना है। जब हम जो रिकमेंड करते हैं 4 मीटर बाय 3 मीटर, जब 4 मीटर बाय 3 मीटर पे आप लगाते हैं तो करीबन आपके 333 प्लांट, 333 प्लांट पर एकड़ में आ जाते हैं। हम जितना प्लांट पॉपुलेशन कम करेंगे उतनी हमारी दिक्कतें ज्यादा है। जितना प्लांट पॉपुलेशन कम उतना यील्ड कम, और इसलिए हमें ऑर्चर्ड कितने साल तक मेंटेन रखना है, ये चीज भी हमें ध्यान में लें। हमें ऑर्चर्ड 15 साल तक लेना है, 20 साल तक लेना है, 30 साल तक लेना है। इस हिसाब से यदि हम जाते हैं तो हमें प्लांटिंग डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान में रहे। इस प्रकार से रेड बेस आप बनाइए। रेस बेड के ऊपर सारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, सुपर फास्फेट है, नीम केक है, ये सारी चीजें आप डालिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर, हम तो जिंक, फेरस भी डालते हैं, ये सब बेड में आप मिक्स कीजिए। और ये आप देखिए कि ये अपना जैन हिल्स का प्लांटेशन है, जहां पे आप देख रहे हैं कि मुरुम वाली सॉइल है, लेकिन बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है। मुरुम वाली सॉइल होने के कारण ड्रेनेज अच्छा है। इस प्रकार से आपने रेस बेड कर लिया। रेस बेड बना के उसके ऊपर पहले साल तो आपको 2 लैटरल की जरूरत नहीं है, एक ही लैटरल आपने डाला है। 2 रो में का डिस्टेंस 13 से 15 फीट है, 2 पौधे में का डिस्टेंस 10 फीट है। प्लांटेशन करने के बाद में जो बड ज्वाइन है, जो बड यूनियन है, उस बड यूनियन को हमें संभालना है। और इसलिए ये आप एल्यूमिनियम प्रोफाइल उसके ऊपर देख रहे हैं, फाइल लगाई है, ये आप देख रहे हैं कि जो बड यूनियन है, आपने प्लांटेशन जनवरी में कर दिया, मई में टेम्परेचर 45-46 हो गया, तो बड यूनियन को शॉक बैठ के पौधा मरने की संभावना होती है। और इसलिए जो बड यूनियन है, उस यूनियन को समर में आपको प्रोटेक्ट करना है, और इस प्रकार से एल्यूमिनियम फाइल उसके ऊपर लगानी है। एल्यूमिनियम फाइल ना मिले तो आप कपड़ा उसके ऊपर लगा दिए, घास जमीन से निकाल के घास को उसके ऊपर बांध दीजिए, तो भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि हमें पता है हमारे डॉक्टर राजपूत साहब ने अभी प्लांटेशन किया है चोपड़ा में, तो प्लांटेशन करने के बाद में हमने तुरंत वहां सनहेम डाल दिया, तो अभी पौधा की ग्रोथ शुरू हुई है, और सनहेम जो है बाजू से बढ़ चुका है, ताकि उसको अच्छे माइक्रोक्लाइमेट निर्माण हुई है। इस प्रकार से आप देखिए, आप इस प्रकार से
मल्चिंग भी कर सकते हैं। और मल्चिंग करके ये सिर्फ 18 महीने का प्लांटेशन है जो जैन हिल्स पे लगाए, और आप 18 मंथ के प्लांटेशन की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये 30 मंथ का प्लांटेशन आप देखिए, 2.5 साल अभी इसको हुआ है। 2.5 साल में क्या इसकी ग्रोथ है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस तंत्रज्ञान से चलेंगे तो इस तंत्रज्ञान से 3 साल में आपको पहली फसल मिलने वाली है। 3 साल में पहली फसल मिलने वाली है, और 3 साल में फसल यदि हमें लेनी है तो हमें इस प्रकार से हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे जाना है। उसकी हर 2-3 चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 5 साल पुरानी बगीचा आप देख रहे हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, ये रिजल्ट हमें ये बताते हैं कि 3 साल के बाद में जो हार्वेस्ट हमने लिया ये 4.5 टन प्रति एकड़ लिया। आप देख सकते हैं 3 साल में जब 4.5 टन आ रहा है, 5 साल में 9.5 से 10 टन आ रहा है, 6 साल में 13 से 15 टन प्रति एकड़ पे हेमचंद्र दगाजी पाटिल पहुंचे हैं। और इसलिए हमें इस प्रकार के हाई डेंसिटी मॉडल को लेके आगे चलना है। जेड स्वीट ऑरेंज की ये खासियत है, इसकी बेरिंग जो है बहुत प्रोफ्यूज बेरिंग है, इतने फल इसको लगते हैं, और इसके कारण हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलता है। हमारे देश का यदि एवरेज हम देखेंगे तो 6 टन प्रति हेक्टर है। ये क्या प्रोडक्टिविटी आप देखिए, 25-25 टन तक तो लोग प्रति एकड़ ले रहे हैं। ब्राजील में, फ्लोरिडा में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दे रीचेस अप टू 25 से 35 टन पर एकड़ तक है। और ये यदि इतनी प्रोडक्टिविटी ले रहे तो हमें कम से कम 25 टन प्रति हेक्टर मतलब 10 टन प्रति एकड़ का एवरेज भी हम लोग निकाल ले, जो कि आज 4 टन प्रति एकड़ का एवरेज है। यहां से 10 टन प्रति एकड़, 12 टन प्रति एकड़ पे हम पहुंच गए तो 300 गुना हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये आप देखिए, ये सिर्फ 5 साल का ऑर्चर्ड, और 5 साल के ऑर्चर्ड ने पूरी कैनोपी कवर कर ली है। कैनोपी का इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहां आप देखिए कि इस प्रकार से बेड के ऊपर हमें 2 लैटरल देंगे। बेड के ऊपर दोनों साइड से, अभी जहां हम 10 फीट का अंतर रख रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि इसको आप ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम लगाएं। हमारे आकोट में मानकर साहब है, गजानन धर्मे है, जिन्होंने पहली बार ऑरेंज के ऊपर बहुत ही अच्छा काम ड्रिप इरिगेशन का किया। 50 एकड़ और 10-10 एकड़ की सिस्टम आज से 15 साल पहले लगाई, और उसके ऊपर इतना बढ़िया काम ऑरेंजेस में ये लोग कर रहे हैं। क्यों ना हम उनको एक आइडल मान के, उनका एक अच्छा उदाहरण लेके इस तंत्रज्ञान को अडॉप्ट करें। आप यहाँ देखिए कि इतना बढ़िया बेड बनाया गया, और इस बेड के ऊपर दोनों साइड से 2 लैटरल डाली हैं। आप ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम डाल सकते हैं, प्लेन लैटरल पे जेन टर्बो की लगा सकते हैं, या आप इनलाइन डाल सकते हैं। आपको जड़ों की कक्षा में जो मॉइस्चर मेंटेन करना है, उसके लिए ये वेटिंग पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है, इतना बढ़िया बेड है, इतनी अच्छी कैनोपी है। ये भी जैन हिल्स की फोटोग्राफ है जहां जमीन एकदम बंजर है, और इस प्रकार से पौधों के कैनोपी के नीचे हमें वेटिंग पैटर्न निर्माण करना है। इसलिए आगे आपको बताएंगे कि इरिगेशन मैनेजमेंट का जो मुद्दा है, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस ऑरेंज के खेती में है। कुछ यहाँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैनोपी का जो रोल है, कैनोपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट। वाटर रिक्वायरमेंट जो है ये कैनोपी के ऊपर डिपेंड है। जितना फोलियस ज्यादा होगा, जितने पत्ते ज्यादा होंगे, उतनी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जितने पत्ते ज्यादा होंगे, जितना पत्तों तक सनलाइट पहुंचेगा, उतना प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। और इसके लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है, आप एक चीज ध्यान में लीजिए कि आज भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे यहाँ संतरे की जो खेती हो रही है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में और एमपी में, पंजाब तो काफी हद तक ड्रिप के ऊपर चला गया, आंध्र प्रदेश तो 100% ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। लेकिन आज भी हमें महाराष्ट्र की यदि बात हम देखते हैं तो आज भी हमारे बहुत सारे संतरा मौसम्बी उत्पादक भाई आज भी फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा जड़ों की जो ग्रोथ है,
जड़ों का जो विकास है, जड़ों का जो स्प्रेड है, जड़ें कहाँ एक्टिव होती है, ये यदि आप समझेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इस तंत्रज्ञान को अडॉप्ट करना कितना जरूरी है। ये बहार वाइज ट्रीटमेंट, ये बहार वाइज वाटर रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं। फिर से और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा पानी की जो जरूरत होती है वो हस्तबहार और आंब्या बहार में होती है, क्योंकि हस्तबहार के जो फल है ये फल समर में हार्वेस्टिंग के लिए आते हैं और आंब्या बहार के जो फल है ये थोड़ा सा बारिश के बाद में हार्वेस्टिंग के लिए आते हैं। और इसलिए हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट हम जितना पानी दे रहे हैं उतनी पानी की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट आप एक फुल ग्रोन संतरा प्लांट की जो होती है 140 से 150 लीटर के ऊपर इसको पानी की जरूरत नहीं, और इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट इस स्पेसिंग के साथ बदलती है। वाटर रिक्वायरमेंट ये इवेपोरेशन के साथ बदलती है। जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा वैसा पानी की जरूरत पड़ेगी। वाटर रिक्वायरमेंट है कैनोपी के साथ बदलती है। कैनोपी छोटी है, पौधा छोटा है तो पानी कम लगेगा। कैनोपी बड़ी है, फोलियस ज्यादा है तो पानी ज्यादा लगेगा। और यदि इतना पानी हम दे रहे हैं, एक पौधे को एक दिन में 150 लीटर हम पानी दे रहे हैं, और यदि हमारे पानी के अंदर सॉल्ट है, मान के चलिए कि पानी के अंदर 2000 ppm के सॉल्ट है, और यदि 2000 ppm के सॉल्ट पानी के अंदर यदि होते हैं तो आपके समझ में आएगा कि करीबन 110 ग्राम सॉल्ट 100 लीटर पानी में है। अभी मुझे बताइए कि हमारे यहाँ विदर्भ में, एमपी में, पंजाब में, आंध्रा में तो पानी की भी क्वालिटी अच्छी है, राजस्थान में, ये 4 जो मेजर स्टेट है जहां ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज की खेती बहुत अच्छी हो रही है। राजस्थान का जो पार्ट है, जो श्री गंगानगर है, और हरियाणा का जो पार्ट है सिरसा है, और पंजाब का जो अबोहर है, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ का यदि पानी आप देखते हैं, हमारे अकोला, अमरावती, नागपुर का पानी आप देखते, जमीन का पीएच देखते हैं तो सॉल्ट का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जब हम एक पौधे को एक दिन में 150 लीटर पानी दे रहे हैं और हमारे पास यदि 200 ppm सॉल्ट पानी में है, इसका मतलब हम 300 ग्राम सॉल्ट एक दिन में पौधों की जड़ों की कक्षा में ऐड कर रहे हैं। और ये यदि हम ऐड करते हैं तो एक चीज आपके समझ में आएगी कि कितना बड़ा प्रकोप सॉल्ट का। स्वीट ऑरेंज या ऑरेंज, ये सॉल्ट को बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। जड़ों की कक्षा में बिल्कुल सॉल्ट नहीं होने हैं, मतलब सॉल्ट का जो प्रमाण है ये बहुत कम होना है। और इसके लिए हमें ये चीज ध्यान में लेनी है कि जड़ों की कक्षा में हमें पानी जब हम दे रहे हैं तो हर एक चीज आप ध्यान में लीजिए। जड़ों की जो कक्षा है इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च को यदि हम ध्यान में रखते हैं, ब्राजील में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ, फ्लोरिडा में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ, हमारे यहाँ काटोल में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ, नागपुर में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ। तो यदि मेरी आपसे विनती है कि इस मुद्दे को आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि संतरे की जो रूट सिस्टम होती है, संतरे की जो रूट सिस्टम है, इसको यदि आप देखते हैं तो 10 साल की जो ऑर्चर्ड है, 10 साल के ऑर्चर्ड के अराउंड 58% एक्टिव रूट्स जो है ये ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर के लेयर में है। आप सुनिए, 58% एक्टिव रूट जोन जो है ये ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर के लेयर में है, और 60% जो 42% जो रूट्स बचे हैं, इसमें सिर्फ 10% रूट ये 60 से 90 सेंटीमीटर के रेंज में है, और करीब 20% जो रूट है ये 30 से 60 सेंटीमीटर के रेंज में। मतलब यदि आप देखेंगे तो आउट ऑफ 100% रूट सिस्टम, उसमें से 58% रूट ये ऊपर 0 से 30 सेंटीमीटर के डेप्थ में है, बीच में के अराउंड 30% जो रूट है ये 60 से 90 30 से 60 सेंटीमीटर के रेंज में, और 10% जो रूट है ये 60 से 90 सेंटीमीटर के रेंज में।
अभी जहां हम बहुत जगह जब हम छुट्टा पानी भर रहे हैं, मोर्शी में, वरुड़ में, काटोल में, अंजनगांव सुरजी में, परतवाड़ा में, आकोट में, सभी जगह का उदाहरण हम लेंगे, नरखेड़ में, सभी जगह का उदाहरण हम लेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि हम जो छुट्टा पानी दे रहे हैं, ये पानी हम कहाँ दे रहे हैं। छुट्टा पानी जो हम दे रहे हैं, ये हम जड़ों की कक्षा में कीचड़ निर्माण कर रहे हैं, जड़ों की कक्षा में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। छुट्टा पानी जो देके हम 15-15 दिन पानी नहीं दे रहे हैं, तो ये पानी जड़ों की कक्षा के नीचे जो 60 और 90 वाला रेंज है, 30 और 60 वाला रेंज है, वहां कीचड़ बना के रुक रहा है। और ऊपर का जो 0 और 30 सेंटीमीटर का लेयर है, 0 से 30 सेंटीमीटर का लेयर आने वाले 5-6 दिन के बाद में वो ड्राई हो रहा है। तीसरी और एक चीज आपको बताएंगे, ये आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पता है। इस प्रकार से संतरे की जड़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब आज भी हमारा समझ यह है कि हम संतरे को ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम लगाएं। मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम ही लगाइए, आपको इनलाइन ड्रिप सिस्टम लगानी। जैन टर्बो एक्यूरा है या जैन टर्बो लाइन है, जिसका हेवी सॉइल है तो 30 सेंटीमीटर पे ड्रिपर आप रखिए, मीडियम है तो 40 सेंटीमीटर पे आप ड्रिपर रखिए, और दोनों ड्रिपर का अंतर 40 सेंटीमीटर रख के यदि एक पौधों को इस साइड से आप 4 ड्रिपर देते हैं और उस साइड से, मतलब जब इनलाइन है, इस कंटिन्यूअस बेसिस पे यदि हम 40 सेंटीमीटर का 4 LPH का ड्रिपर लगाते हैं, तो पौधे के दोनों बाजू से बेड के ऊपर वेटिंग पैटर्न निर्माण होता है। अब इस चित्र को आप देखिए, आपके समझ में आएगा। जब संतरे की रूट सिस्टम ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये टैप रूट सिस्टम नहीं है, ये जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जा रही है, और सारी यदि 58% एक्टिव रूट जोन ये 0 से 30 सेंटीमीटर के लेयर में एक्टिव है, तो हमें ये 0 से 30 सेंटीमीटर के लेयर को ही संभालना है। नीचे की जड़ें वो तो जाते रहेगी, बढ़ते रहेगी, वो तो सपोर्ट देने का काम करती है। और इसलिए आज क्या हो रहा है, हम छुट्टा पानी देके 15-15 दिन पानी नहीं दे रहे, और 15 दिन के अंदर जब आपने पानी दिया, पानी देने के बाद में जो फाइब्रस रूट्स निर्माण हुई, जो टेंडर रूट्स आए, नए रूट्स की ग्रोथ हुई, वो तो बहुत टेंडर है। ये नए रूट्स की जो ग्रोथ हुई, 15 दिन आपने पानी नहीं दिया, बेड के ऊपर वाली कक्षा में ये जो नई जड़ें आई थी, फिर से 15 दिन में सूख गई, क्योंकि ऑल दिस टेंडर रूट्स जो है, ये टेंडर रूट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द वाटर शॉक। ये जब पानी नहीं मिलता है, जमीन जब सूख जाती है और ऊपर से जमीन का लेयर जब सूखा होता है, तो ये जो फंक्शनल और एक्टिव रूट जोन है ये सूख जाता है। और इसलिए हमें आज भी ये जरूरत है कि आज भी हमारे देश में जितना ऑरेंज की खेती हो रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र ये फ्लड इरिगेशन पे है। हालांकि पोमोग्रेनेट जैसी क्रॉप 100% ड्रिप पे है, बनाना जैसी लोग जिसको हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप कहते हैं 100% ड्रिप पे है, अभी ग्रेप 100% ड्रिप पे है। तो हम क्यों ना ये विचार करें कि हम हमारे माइंडसेट को बदलें। पर्टिकुलरली मुझे माफ कीजिएगा आप, लेकिन पर्टिकुलरली हमें हमारे जो विदर्भ के संतरा ग्रोवर है, हमारे जो किसान भाई है विदर्भ के, इनको माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आज भी हमारे माइंड में यह है कि छुट्टे पानी से सिट्रस की खेती होती है, गलत है। ये रूट सिस्टम को आप देखिए, आपके खेत में जाके आप देखिए, जब ऊपर रूट सिस्टम डेवलप हो रही है, तो इस रूट सिस्टम को यदि संभालना है तो हमें पानी ये ड्रिप इरिगेशन से देना है, जड़ों की कक्षा में पानी देना है। आप पूरे जमीन को पानी देके कोई फायदा नहीं है। हमारे विदर्भ में पानी में सॉल्ट है, जमीन में सॉल्ट है, और मैं आपको प्रोपोर्शन बता दिया हूं। ये प्रोपोर्शन आप ध्यान में रखिए और इस प्रोपोर्शन पे काम कीजिए। जब 200 ppm सॉल्ट जब पानी में होते हैं, तो आप 100 लीटर पानी में 110 ग्राम आपने सॉल्ट डाला है, ये बात आप ध्यान में लीजिए। जब 110 ग्राम सॉल्ट हम जड़ों की कक्षा में छुट्टा पानी देके ऐड कर रहे हैं, और जब आप ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, तो
सॉल्ट जो है ये गोज टुवर्ड्स पेरिफेरी, और सिट्रस ये सॉल्ट सेंसिटिव है। ये देखिए कितना बढ़िया ये पिक्चर है, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको नजर में आ रहा है कि ऊपर वाले लेयर में ही आपको सारी जड़ें नजर आ रही, फाइब्रेट शूट सिस्टम नजर आ रही, एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा रही। यदि ये सिस्टम इस प्रकार से जड़ों की ग्रोथ होती है तो हमें इस प्रकार से पौधे को रेस बेड लगा के, रेस बेड के ऊपर दोनों तरफ से ड्रिप डाल के सिर्फ जड़ों की कक्षा को पानी देना है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल सिट्रस की ऑर्चर्ड है और ये मॉडर्न सिट्रस की ऑर्चर्ड है। ये जैन स्वीट ऑरेंज की ऑर्चर्ड है और ये संतरे की ऑर्चर्ड है। अभी आप मुझे बताइए, इसके अंदर हर एक चीज, ये फोटो देख के मुझे समझ में आ रही, जो आपके भी समझ में आएगी। सनलाइट आप देखिए, और फिर आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि ये जो सनलाइट दोनों छाव आप देखिए कि हर रो में आपको सनलाइट दिख रहा है, फिर छाव दिख रही, फिर सनलाइट दिख रहा है, फिर छाव दिख रही। इसका मतलब क्या है? हमने जिस प्रकार के प्लांट की कैनोपी को डेवलप किया, हमने प्लांट की डेंसिटी कम रखी, हमने स्पेसिंग कम नहीं रखा, ज्यादा रखा, इसके कारण सोलर एनर्जी वेस्ट जा रही है। सनलाइट जो है ये जमीन पे पड़ रहा है, हमें सनलाइट को जमीन पे जाने ही नहीं देना है, दोनों रो के बीच में जाने देना है, लेकिन दो पौधे के बीच में का जो सनलाइट है उसको नहीं जाने देना। और इसलिए नया कॉन्सेप्ट विश्व में अभी आया है। क्या नया कॉन्सेप्ट है? ये नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फोटो यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट वॉल रखनी है। मतलब कंप्लीट संतरे का जो ऑर्चर्ड है, मौसम्बी का जो ऑर्चर्ड है, ये ऑर्चर्ड एक बॉक्स जैसा बनना है। मतलब पूरी कैनोपी एक प्लांट दूसरे में जानी है और बॉक्स जैसा ये ऑर्चर्ड बन के उसको ऊपर से टॉपिंग करना है, नीचे से टॉपिंग करना है, और जैसी क्रिसमस ट्री होती है, इसके लिए अभी मशीन आने हैं। अभी मशीन से हम प्रूनिंग कर रहे हैं। हमारे देश में प्रूनिंग का कंसेप्ट नहीं, हम प्रूनिंग करते हैं, कम करते हैं, जो ब्रांचेस ड्राई हुई है, जो ब्रांच डिजीज है, इसका प्रूनिंग हम करते हैं, लेकिन कैनोपी मैनेजमेंट का प्रूनिंग हम नहीं करते। और इसलिए आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने की जरूरत है, और दोनों प्लांट के बीच में का अंतर 100% कवर होना चाहिए, और हर साल उसका प्रूनिंग होना चाहिए। आप इस बात को समझिए, बहुत ही बढ़िया प्रूनिंग का मशीन निर्माण हुआ। हमने जैन हिल्स पे ये प्रूनिंग मशीन इंपोर्ट किया है, और हमारे ऑर्चर्ड अभी हम उसी से प्रूनिंग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सिट्रस का जो ऑर्चर्ड है, ये सिट्रस के ऑर्चर्ड में जो फ्लावरिंग होता है, जो फ्लश आता है, ये फ्लश 1 साल पुराने वाले कांडी के ऊपर आता है, और जब इस सीजन के ऊपर आप प्रूनिंग करते हैं तो अगले सीजन में, हार्वेस्टिंग के बाद में जब हम प्रूनिंग करते हैं तो अगले सीजन में हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि न्यूट्रिशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिट्रस। न्यूट्रिशन का रोल सिट्रस के अंदर बहुत ज्यादा है, और इसलिए न्यूट्रिशन को हमें समझ लेना है कि ये देखिए, यहाँ जो आपको बताया है 5 साल 3 साल की बात हम करते हैं तो 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और सिर्फ 75 ग्राम पोटाश लिखा है। लेकिन इसमें भी हमें बदल करने की जरूरत है। जो जरूरत है, पौधे की जो जरूरत है, तो आपके समझ में आएगा कि ये जो सिट्रस ट्री है, संतरा हो, मौसम्बी हो, इसकी पोटाश की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पोटाश की जरूरत बहुत ज्यादा है और हम पोटाश बहुत कम दे रहे हैं। हमारे रिकमेंडेशन को यदि हम देखते हैं तो 5 साल वाला जो पौधा है उसको हम 100 ग्राम पोटाश रिकमेंड, 150 ग्राम पोटाश रिकमेंड कर रहे हैं, और 3 साल वाला यहाँ आगे चलेंगे। ये जो विषय हम चर्चा कर रहे थे कि लीफ एनालिसिस के बेसिस पे हमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है, सॉइल एनालिसिस के बेसिस पे मैनेजमेंट करना है, पौधे की जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो जरूरत है, सल्फर की जो जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है, इसका बहुत ही अहम रोल सिट्रस के खेती में है। तो ये देखिए, ये ऑटोमेशन की व्यवस्था अपने यहाँ विदर्भ में भी
काफी हमारे 2-3 किसान भाई है जो राठी जी है जिन्होंने ऑटोमेशन लगाया है। ये ऑटोमेशन की सिस्टम लगा के, ऑटोमेशन लगा के हमें वाटर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यदि हम करते हैं तो हम डेली बेसिस पे पौधे को पानी और खाद दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि जड़ों की कक्षा सिर्फ ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर के लेयर में है, तो ये 30 सेंटीमीटर के लेयर को हमें संभालना है। खाद 30 सेंटीमीटर के लेयर में ही देना है, पानी 30 सेंटीमीटर के लेयर में ही देना है। जो मॉइस्चर लॉस होगा धीरे 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 वो तो नीचे तक जाता है, लेकिन हर दिन का जो पानी हमें देना है, ऑटोमेशन से हमें लाइट के ऊपर हमारा डिपेंडेंट नहीं है, लेबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमें डेली हाथ से खाद डालने की जरूरत नहीं है, डेली हमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ऑटोमेटिक सारा होगा। और इसलिए ऑटोमेशन ये आगे का सिट्रस फार्मिंग के प्रिसीजन का एक शेड्यूलिंग है और इसके लिए ऑटोमेशन लगा के हमें आगे चलना है। तीसरी बात मैं जो आपको बता रहा था, ये जो मैं चार्ट आपको बताया, ये ग्राफ में आपको बताया कि पीएच के हिसाब से न्यूट्रिएंट हमारा उसकी अवेलेबिलिटी कम ज्यादा कैसे होती है। तो हम जैसे एक रिवोल्यूशन बनाना के खेती में लाए, वो कि जब बनाना को भी 6.5 से 7 के दरम्यान और 6 से 6.5 के दरम्यान पीएच की जरूरत है, सिट्रस को भी 6 और 6.5 के दरम्यान पीएच की जरूरत है। और यदि हम पूरे खेत का पीएच डाउन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, हम कितना भी जिप्सम यूज करें, हम कितने भी ड्रेनेज चैनल निकाले, लेकिन बेसिक स्ट्रेटा जो है इसको बदलने के लिए, रिक्लेम करने के लिए कई साल लगेंगे। हमें हर साल ऑर्गेनिक डालना है, ग्रीन मैन्यूरिंग करना है, गोबर खाद डालना है, ड्रेनेज अच्छा रखना है, सॉल्ट को खेत से ड्रेन आउट कर देना है, तो धीरे धीरे जमीन का पीएच कम होगा, धीरे धीरे पानी का पीएच कम होगा। जमीन से ही पानी नीचे ट्यूबवेल में जा रहा, वेल में जा रहा, और इसलिए पानी का पीएच बहुत ज्यादा बढ़ रहा, पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा बढ़ रहा, पानी का ईसी बहुत ज्यादा बढ़ रहा। और इसके ऊपर यदि कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन यह है कि सिट्रस के जड़ों की कक्षा में 6 से 6.5 का पीएच यदि लाना है तो हमें रेगुलर बेसिस पे फास्फोरिक एसिड को यूज करना है। और इसलिए जैन मॉडल ऑफ सिट्रस कल्टीवेशन जो है, इसमें ये चीज आपको ध्यान में आएगी कि जो जिस प्रकार से बाहर होता है उस बाहर के हिसाब से हमने यहाँ पे एक शेड्यूलिंग आपको बना के दिया है। और इस शेड्यूलिंग में मान के चलिए कि जुलाई टू सितंबर वाला जो शेड्यूल है, वहां पे आपको जो डोसेस है 1.3 kg ऑफ यूरिया, 1 kg फास्फोरिक एसिड और आधा किलो एमओपी पर एकड़ पर वीक आपको देना है। तो इस शेड्यूल का आप एक फोटोग्राफी करके रह सकते हैं। जनवरी टू अप्रैल वाला जो इंपॉर्टेंट सेशन, मान के चलिए कि हमारा मृग बहार है, मृग बहार में हमें जनवरी के बाद में फल, हमारा फरवरी में फल हार्वेस्ट होगा। तो इस स्थिति में लास्ट वाले समय पे हमें बहुत ज्यादा पोटेशियम की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब फल छोटा होता है तो उसको नाइट्रोजन फास्फोरस की जरूरत सेम मात्रा में होती है, लेकिन जिस समय फल का डेवलपमेंट का समय होता है, इस चित्र को आप देखिए, जब फ्रूट ग्रोथ की बात होती है, फ्रूट वेट की बात होती है, तो फास्फोरस और पोटेशियम फ्रूट वेट को कंट्रीब्यूट करता है, बोरान फ्रूट वेट को कंट्रीब्यूट करता है, फेरस फ्रूट वेट को, जिंक फ्रूट वेट को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है, जब एस्कॉर्बिक एसिड की बात आती है, तो उस समय हमें कम नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन का रोल उसमें नहीं है। आपके समझ में आइए, देखिए टीएसएस और एसिडिटी मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, शुगर कंटेंट, इसकी जब बात आती है तो आपके समझ में आएगा कि फास्फोरस, कैल्शियम और बोरान, कॉपर, फेरस, इसका रोल अहम है, इसका रोल ज्यादा है। कॉपर जो है, आयरन जो है, इसका रोल बहुत ज्यादा है। और इसलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते समय ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में देना है, नाइट्रोजन की जरूरत बहुत ज्यादा है प्रति पौधा, फास्फोरस की जरूरत बहुत ज्यादा है, 200 ग्राम तक है, पोटैश की जरूरत 150 से लेके करीबन 400 तक है। लेकिन पोटैश की मात्रा बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे विदर्भ के किसान भाई और हमारे देश के सिट्रस ग्रोवर लास्ट स्टेज में पोटैश नहीं देते हैं, फर्टिगेशन नहीं करते हैं,
कुछ साल पहले एक प्रोग्राम मोर्शी में हुआ था। हम 3 खेतों से फल निकाले और तीनों फल का कलर तो काफी पीला था, अच्छे मैच्योर्ड हुए थे, और तीनों फल टेस्ट किए तो उसमें सोरनेस ज्यादा था, उसमें खटाई ज्यादा थी, स्वीटनेस नहीं था। कारण क्या था? जो घटक स्वीटनेस के लिए कारण है, हम जिंक डालना, फेरस डालना, बोरान डालना, कॉपर डालना, कैल्शियम डालना, हम समझते कि ये बोझा है, खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन सिट्रस के फार्मिंग में कैल्शियम ये जो घटक है इसकी बहुत अहम भूमिका है, पोटेशियम की अहम भूमिका है, कॉपर, जिंक और फेरस की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है, और इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और मेजर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का बैलेंस उपयोग करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये डिफिशियंसी के सिम्टम्स आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जिंक डिफिशियंसी आपको बताइए। जिंक और ग्रीनिंग दोनों चीजों में आपको ध्यान में रखना है, कई बार ग्रीनिंग से भी इस प्रकार का सिम्टम आता है। जिंक की जो डिफिशियंसी होती है, इस पत्ते को आप देख रहे हैं तो राइट साइड का पत्ता और लेफ्ट साइड, मतलब जो नीचे बीच में की वेन है जिसको शीर हम बोलते हैं, इसके दोनों बाजू से आप देखेंगे तो आपको सिमिलर पिक्चर नजर आ रहा है। इधर से भी वैसे ही येलोइंग है, इधर से भी वैसे ही येलोइंग है, मतलब ये जिंक डिफिशियंसी है। ग्रीनिंग डिसीज के कारण यदि पत्ता पीला होता है तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये पत्ता दोनों तरफ से आपको सेम दिख रहा है। यदि ग्रीनिंग डिसीज के कारण सेम सिम्टम आते हैं, ऐसे ही सिम्टम आते हैं, लेकिन इस साइड में पीला और हरा होगा तो इस साइड में पीला और हरा नहीं होगा, पत्ते के नीचे वाले हिस्से में पीला और हरा होगा तो पत्ते के ऊपर वाले हिस्से में पीला और हरा होगा, तो बीच में नहीं होगा। मतलब ये दोनों चीजें हमें समझ लेनी है। कॉपर, आयरन की जो डिफिशियंसी है, आयरन के डिफिशियंसी में पूरा पत्ता पीला हो जाता है, आपके समझ में आएगा जब आयरन की डिफिशियंसी होती है। फेरस में जो देख रहे हैं, ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, इसमें पत्ते में ग्रीन वेन नजर आ रहा है। जब लोहा ये घटक होता है, आयरन ये जो घटक होता है, ये आयरन वाले घटक में पूरा पत्ता पीला होता है, इसमें कंप्लीट पीला होके सफेद होता है, ये आयरन की डिफिशियंसी है, ये चीज आपको समझना है। मैंगनीज की जब डिफिशियंसी होती है, इसी पत्ते को आप देखिए, मैंगनीज की डिफिशियंसी को पत्ता बाजू से पीला होगा और बीच में ऐसा पिरामिड जैसा बीच में हरा रहेगा, मतलब पूरा पत्ता दोनों तरफ से पीला हुआ है, सामने से पीला हुआ है, बाजू से पीला हुआ है, और बीच में का जो पोर्शन है वो हरा है। इसका मतलब ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है, ये चीज आपको ध्यान में लेनी है। इसी के साथ में यदि आप आगे चलेंगे, कॉपर की डिफिशियंसी जिसमें मॉटलिंग पत्तों का हो जाता है, और कैल्शियम की डिफिशियंसी जिसमें बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि पत्ते ट्विस्टेड हो जाते हैं, और इसलिए इन सारी डिफिशियंसी को समझ के आपको उसका मैनेजमेंट करना है। डिफिशियंसी का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका परफेक्ट आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान में लीजिए। ये आयरन की डिफिशियंसी आपको बताई गई, इस प्रकार से इसकी डिफिशियंसी होती है। जिंक की ये जो 3 घटक है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कैल्शियम, ये सिट्रस के खेती में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए सिट्रस में जब विदर्भ जैसा वातावरण है जहां पीएच बहुत ज्यादा है, तो वहां मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपटेक ही नहीं है। आपको पीएच का मैंने शेड्यूल, ये ग्राफ बताया, तो ये इस प्रकार का फोलियर स्प्रे पूरे इंटरनेशनल फार्मिंग में और हमारे देश में फोलियर स्प्रे को पॉपुलर करना बहुत जरूरी है, एक तंत्रज्ञान करके अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये 100 लीटर पानी का प्रमाण आपको दिया है। जिंक सल्फेट 500 ग्राम, कॉपर सल्फेट 280 ग्राम, मैग्नीशियम 200 ग्राम, फेरस 200 ग्राम, बोरैक्स 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम, लाइम 900 ग्राम और यूरिया 1000 ग्राम। इस प्रकार का मिक्सचर 100 लीटर पानी में डाल के यदि आप स्प्रे करते हैं तो इतनी बढ़िया ऑर्चर्ड, डिफिशियंसी फ्री ऑर्चर्ड आपको मिल सकती है। ये देखिए क्या सुंदर ऑर्चर्ड है, क्या सुंदर बेयरिंग है, लेकिन इसके लिए हमें ये सारा तंत्रज्ञान समझ लेना है। जो चीज मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, ये आप देखिए कितना सुंदर पिक्चर है, कितनी बढ़िया कैनोपी है, स्पेसिंग कितना परफेक्ट है, प्रूनिंग कितना परफेक्ट है।
इस प्रकार से हाई डेंसिटी का प्लांटेशन आपको करना है। ये बात को आप ध्यान में लीजिए। मैं आपको फ्रूटवाल का उदाहरण बोला था, एक पिक्चर को आप देखिए, ये पूरा प्रून किया है मशीन के माध्यम से, और आप देखेंगे टॉप से लेके नीचे तक पूरी तरह से आपको, टॉप से नीचे तक पूरी तरह से आपको ग्रीनरी मिलेगी, सनलाइट का पेनिट्रेशन मिलेगा, सूर्य प्रकाश वहां तक पहुंचेगा, और आप देख रहे, ये छाव को देख रहे, पिक्चर के अंदर आप देख रहे कि पूरे दोनों साइड वाले रो पे सनलाइट पहुंच रहा है, दोनों बाजू से सनलाइट है। छाव आप देखेंगे तो बीच में आपको जमीन, मतलब राइट साइड वाला पौधा आप देखिए जिसके बेस तक सनलाइट पहुंच रहा है। इसका एक उदाहरण है। ये उदाहरण ये है कि प्लांट की जो कैनोपी है, ये प्लांट की कैनोपी जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग से ज्यादा, मतलब उससे 1.5 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 15 फीट का आपका स्पेसिंग है तो उसके ऊपर आपकी प्लांट की कैनोपी हाइट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर बीच तक, लास्ट वाले पत्ते तक, जमीन तक आप सनलाइट को पहुंचा सकते हैं। ये देखिए कितना हेवी बेयरिंग है, कितना हेवी फ्रूटिंग है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, ये पत्तों का, ये फ्रूट का कलर देख के, और बहुत बार जैंट स्वीट ऑरेंज के फ्रूट का कलर अपने यहां देख के आपको एक चीज नजर में आएगी कि बहुत बार क्या होता है, कलर ब्रेकिंग नहीं होता है, कलर ब्रेक नहीं होता है। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि जब संतरा, जब आंबा बहार का है या अमरूद बहार का है, तो वो तो विंटर में हार्वेस्टिंग के लिए आता है, बराबर। हस्त बहार है, उसके पहले मैच्योरिटी से, जिस समय मैच्योरिटी से पहले जब तापमान कम होता है, मतलब 15 डिग्री तक तापमान आता है, तो आपको कलर ब्रेकिंग मिलता है। वही वैलेंसिया फ्रूट जब स्पेन के वैलेंसिया में जाके हम देखेंगे, जब ब्राजील में पिरापोरा, सान पाउलो में जाके हम देखेंगे, वही हम फ्लोरिडा में जाके देखेंगे, तो ब्यूटीफुल उसको कलर, नारंगी कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर आपको आया हुआ मिलेगा। वही फ्रूट जब ऑस्ट्रेलिया में हम हार्वेस्ट करेंगे तो ऑरेंज कलर आपको मिलेगा, और वही फ्रूट हम यहां हार्वेस्ट करेंगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा। उसका कारण यह है, हार्वेस्टिंग से पहले, मैच्योरिटी से पहले, इफ इट इज नॉट एक्सपोज टू द लोअर टेम्परेचर, तो कलर ब्रेकिंग नहीं होता है, और कलर ब्रेकिंग नहीं हुआ तो हमको कलर अच्छे से नहीं मिलता है। और इसलिए ये आप देखिए, ये एक पिक्चर में आपको ओपन हेड का एक पिक्चर बताने वाला था, ये इसलिए किया गया है। ये ऑर्चर्ड का लाइफ 20 साल का है, इसका जो सेंटर पोर्शन है उसको काट दिया है। इसका कारण क्या है? सारी पत्तियों, सारे ब्रांचेस के ऊपर, सारे पत्तों के ऊपर यदि हम कलर, सनलाइट को पहुंचाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और इसलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे मैं आपको बताया, और जो कैनोपी का मैनेजमेंट आपको बताया, ये क्यों हमें इस प्रकार से करना है। हर एक फल यदि निर्माण करने का है तो फ्रूट टू लीफ रेशो क्या होना है, आपने कभी गिने हैं? आप खेत में जाके गिनिए और आपके समझ में आएगा कि यदि अच्छा गुणवत्ता का, क्वालिटी का फल हमें लेना है तो ये फ्रूट टू लीफ जो रेशो होता है, ये 60:1। मतलब जब एक फल आप निर्माण कर रहे हैं तो कम से कम 60 पत्ते एक फल के निर्माण के लिए, एक फल के पालन पोषण के लिए जरूरी है। और ये जो 60 पत्ते होते हैं, ये पत्तों की साइज, ये पत्तों का कलर, पत्तों की हेल्थ, ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। और इसलिए जब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम करते हैं तो इस प्रकार से गन से आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, गन से आपको स्प्रे करना है। तो ये जो गन है, तो ही आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, केमिकल का मिक्सचर है, ये ऊपर तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए, ये देखिए, ये इजराइल में इस प्रकार की खेती होती है। हमारे यहाँ तो 48 डिग्री का टेम्परेचर, 46, 47, तो हर साल विदर्भ में जाता है, नागपुर में जाता है, अमरावती में जाता है, अकोला तो कई बार टॉप पे रहता है, चंद्रपुर टॉप पे रहता है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है सन स्कॉटिंग और हाई टेम्परेचर से पौधों को बचाने के लिए। अभी इसकी शुरुआत भी आप कीजिए। आप अभी इस साल कुछ इस प्रकार की नेट लगाने का विचार कीजिए कि 1 एकड़ के ऊपर हमने नेट लगाया और नेट के अंदर हमने सिट्रस की खेती हम कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया हेल्थ पौधों का है।
क्योंकि हमने सनलाइट को कम किया है। सनलाइट को कम करने से हमने इवेपोरेशन को कम किया है, सनस्कॉल्डिंग को कम किया है। इवेपोरेशन, एक्सेस इवेपोरेशन कम होने से वाटर की सेविंग हम कर रहे हैं। नेट के अंदर यदि हम सिट्रस करते हैं तो 30% का वाटर सेविंग आप कर सकते हैं, और इसलिए पत्तों की क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और इसलिए हम बहुत ही अच्छी तरह की गुणवत्ता फलों की हम ले सकते हैं। ये सारा करने के लिए शुरू से लेके आखिरी तक सारी जो स्पेशल हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस है, ट्रेनिंग से लेके, प्रूनिंग से लेके, न्यूट्रिएंट से लेके, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेके, ये सारी चीजों को हमें समझना है। और ये चीजें यदि हम समझते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उसकी खेती, ऑरेंज की खेती कर सकते हैं। 2-3 चीजें फर्टिगेशन में मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि हमें ये 2-3 चीजों को समझ लेना है। जैसे कि हम फर्टिगेशन बाहर आने से शुरू करते हैं, और जब बाहर आने से फर्टिगेशन शुरू करते हैं तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के साथ में सबसे बढ़िया रोल जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का है। कैल्शियम की जरूरत आप ध्यान में लीजिए, कैल्शियम की जरूरत सिट्रस के खेती में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करीब एक पौधे को 300 ग्राम कैल्शियम डालना है। कैल्शियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है 300 ग्राम डालना है। आपको एक एक पौधे को 200 ग्राम जिंक, 200 ग्राम फेरस, 200 ग्राम बोरेक्स, इस प्रकार से आपको बेसल डोज में डालना है। और फर्टिगेशन के साथ में यदि करना है तो हमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये ड्रिप इरिगेशन से, फर्टिगेशन के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं। परतवाड़ा में हमारे बहुत अच्छे किसान भाई है, हमारे अच्छे मित्र भी है, रवि जी मोहड़, जो दामनगांव गढ़ी में सिट्रस की खेती करते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्प्रेयर लाया, और उस स्प्रेयर को लाके हर हफ्ते या 10 दिन में माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रेइंग सिट्रस के ऊपर करते हैं, ऑरेंज के ऊपर करते हैं। लास्ट 10 साल का ग्राफ यदि आप देखेंगे तो हर साल उनकी गुणवत्ता बढ़ रही, हर साल उनका उत्पादन बढ़ रहा, क्योंकि संतरे के अंदर, मौसम्बी के अंदर, जैन स्वीट ऑरेंज के अंदर, ये कहीं का भी फल आप देखेंगे, कहीं की भी खेती आप देखेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सिट्रस के अंदर है। कृपया इसको आप ध्यान में रखिए। टाइम बहुत ज्यादा हुआ है, हम थोड़ा आगे चलेंगे। जो समस्या आपकी फाइटोप्थोरा की, गमोसिस की है, ये जो समस्या है, इस समस्या से हमें निपटना है। इस समस्या पूरे सिट्रस के खेती में हमेशा एक विचार होता है, हमेशा किसान भाई कहते हैं कि हम सिट्रस के फाइटोप्थोरा से परेशान हैं। उसकी पहली यदि शुरुआत हम लोग देखते हैं तो फाइटोप्थोरा की शुरुआत ये नर्सरी से होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये नर्सरी से लगता है, और इसके कारण फाइटोप्थोरा का व्यवस्थापन जैन तंत्रज्ञान से जब आप जाते हैं, जैन स्वीट ऑरेंज जब आप लगाते हैं, जैन हाईटेक नर्सरी के पौधे जो 100% फाइटोप्थोरा फ्री है, जब आप लेते हैं तो आपने प्लांटिंग मटेरियल से ही फाइटोप्थोरा की मैनेजमेंट को संभाल लिया है। और इसलिए जब हम मट्टी से पौधा निकालेंगे और उसके हमारे खेत में लाके लगाएंगे तो फाइटोप्थोरा का स्प्रेड होना ही है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इसलिए फाइटोप्थोरा का कंट्रोल यदि करना है, जिसको डिंका हम लोग बोलते हैं, जिसको गमोसिस हम लोग बोलते हैं, इसका यदि कंट्रोल हमें करना है तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल डिजीज फ्री होना चाहिए। उसके बाद में जड़ों की कक्षा में ड्रेनेज होना चाहिए, बेड के ऊपर प्लांटेशन होना चाहिए, पौधे के ऊपर हर साल हमें बॉर्डर मिक्सचर का पेस्टिंग करना चाहिए। ये सारी चीजें फाइटोप्थोरा के मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये डिजीज साइकिल ऐसी है। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसे लगता है कि फाइटोप्थोरा सिर्फ स्टेम के ऊपर आता है, फाइटोप्थोरा सिर्फ जड़ों के ऊपर आता है, फाइटोप्थोरा लीफ पे भी होता है, फाइटोप्थोरा फ्रूट्स पे भी होता है। और जब ये लीफ और फ्रूट्स पे होता है, जब फ्रूट जमीन के ऊपर गिरते हैं, पत्ते जब जमीन के ऊपर गिरते हैं, तो फिर से फाइटोप्थोरा का प्रकोप बढ़ता है। और इसलिए फिर वो जड़ के ऊपर जाएगा, फिर जड़ के ऊपर से स्टेम के ऊपर जाएगा, जमीन भरी रहेगी, आप छोटा पानी भर रहे हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे तक पानी बह के जा रहा है, आप फाइटोप्थोरा को ट्रांसमिट कर रहे हैं।
आप बहुत बार ये कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि स्टेम के ऊपर पानी ना उड़े। कि कोई किसान भाई माइक्रो स्प्रिंकलर सिट्रस के ऊपर लगाते हैं। ब्राजील के कुछ किसान जहां बहुत ही रेत वाली जमीन है वहां माइक्रो स्प्रिंकलर जमीन के ऊपर कैनोपी के नीचे हाफ सर्कल जिसका स्प्रे है, इस प्रकार के 2 माइक्रो स्प्रिंकलर लगाते हैं, इधर से एक इधर से, ताकि स्टेम के ऊपर पानी ना आए। तो फाइटोप्थोरा क्या पानी उसको बढ़ाता है? ऐसा नहीं है। फाइटोप्थोरा पानी में सस्पेंडेड जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है पानी में सस्पेंडेड, जो उसके जीवाणु है, जो उसके स्पोर है, उसको स्टेम के ऊपर फैलाता है। इसके लिए स्टेम के ऊपर पानी नहीं उड़ना चाहिए, ये कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके जो क्लैमाइडोस्पोर है, क्लैमाइडोस्पोर बीइंग ए फंगल डिसीज, ये क्लैमाइडोस्पोर उसके जमीन में जिंदा रहते हैं, जमीन से पानी में आते हैं, पानी से स्टेम के ऊपर जाते हैं। और इसलिए इस साइकिल को यदि ब्रेक करना है तो हमें रेगुलर फंजीसाइड का पेस्टिंग और फंजीसाइड का स्प्रे पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर, कैनोपी के ऊपर हम लेंगे। फ्रूट्स जो नीचे गिर जाते हैं उसको हम पिकअप कर लेंगे, और उसको पिकअप करके यदि हम उसका प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोजल करेंगे तो ये फंगस खेत के अंदर, नर्सरी के अंदर, जमीन के अंदर, पानी के अंदर ये फंगस नहीं पहुंचेगा और हम फाइटोप्थोरा से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरी बात आप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार का पेस्टिंग हमें करना है। ये फॉसेटिल नाम का फंजीसाइड आता है, 5 ग्राम 1 लीटर पानी में जब आप डालते हैं और उसका पेस्ट आप लगाते हैं, डिजीज की केयर आप ले सकते हैं। रिडोमिल का ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके से करना है, एक तो आपको पेस्टिंग भी करना है, दूसरा आपको ड्रेंचिंग भी करना है, और तीसरा आपको स्प्रेइंग भी करना है। रिडोमिल जो है ये भी बहुत अच्छा फंजीसाइड फाइटोप्थोरा के लिए है। जब हमारे कुछ किसान भाई बेड में नर्सरी कर रहे हैं, डेली आप इसमें ये कुछ फंजीसाइड डालते रहोगे तो कुछ आपको उसका फायदा होगा, लेकिन आप हमें पूरी जो नर्सरी की सिस्टम है इस सिस्टम को बदलना है, क्योंकि हमारे देश में जितना फाइटोप्थोरा फैल रहा है ये नर्सरी से फैल रहा है। और नर्सरी का क्वारंटाइन, नर्सरी की सर्टिफिकेशन सिस्टम, इसको और स्ट्रिंजेंट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके क्वारंटाइन और उसके सर्टिफिकेशन सिस्टम में और थोड़ा बदलाव लाए, और किसानों को डिजीज फ्री पौधे कैसे मिले ऐसा प्रबंध हमें करना जरूरी है। और इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो फाइटोप्थोरा जैसे डिजीज, ग्रीनिंग जैसे डिजीज, कैंकर जैसे डिजीज, नेमाटोड जैसे प्रकोप को हम रोक सकते हैं। और इसलिए फाइटोप्थोरा का मैनेजमेंट सिंपल मैनेजमेंट है, लेकिन फाइटोप्थोरा ये आज की तारीख में जो तकलीफ फाइटोप्थोरा की वजह से हो रही है उससे यदि हमें बचना है तो सबसे पहले क्लीन कल्टीवेशन, दूसरी उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस, पौधे की हेल्थ संभालनी है, प्रूनिंग अच्छा करना है, पौधे के पत्ते अच्छे से संभालने हैं। जितने पत्ते अच्छे होंगे, पत्तों का नंबर अच्छा होगा, उतना फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, जितना फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा उतना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, जितना कार्बोहाइड्रेट बनेगा उतना फल का वजन बढ़ेगा, फल की गुणवत्ता बढ़ेगी, जूस का प्रमाण बढ़ेगा, जूस स्वीट होगा। इसलिए पत्तों को अच्छे से संभाले तो हम फाइटोप्थोरा को रेजिस्टेंट निर्माण कर सकते हैं। ऐसे 2-3 जो डिजीज है, ये जो सिट्रस ग्रीनिंग वाला डिजीज है, मैं आपको बताया अभी, यहाँ ये पत्ता आप देखिए, और आपने जिंक के डिफिशियंसी का पत्ता देखा, आपने फेरस के डिफिशियंसी का पत्ता देखा। हमने आपको बताया यहाँ जो ग्रीनिंग हो रहा है ये अनइवन है, यहाँ जो येलोइंग हो रहा है ये अनइवन है, और ये की फैक्टर है ग्रीनिंग और जिंक के डिफिशियंसी को पहचानना। क्योंकि सिट्रस के फार्मिंग में बहुत सारे किसान भाइयों का और हमारे जैसे तज्ञ लोगों का भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि भाई ये किस प्रकार की डिफिशियंसी। तो जिंक और ग्रीनिंग के डिफिशियंसी को समझने के लिए, जब ग्रीनिंग डिसीज है, सिट्रस ग्रीनिंग है, तो वहां आपको पैचेस में अनइवन आपको ग्रीनिंग मिलेगी, अनइवन आपको येलोइंग मिलेगी। और सबसे बढ़िया ये पत्ता आप देखिए,
ये पत्ता आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये आधा पीला और आधा ग्रीन है, मतलब ये ग्रीनिंग का सिम्टम्स है। ग्रीनिंग दूसरा ऊपर आप देखिए, ग्रीनिंग जब शुरू हो जाती है तो ग्रीनिंग के कारण बहुत बार जब ग्रीनिंग आती है तो ऊपर से पत्ते पूरे पत्ते पीले हो जाते हैं। पीले होने के बाद में ये सूखने लग जाते हैं, पीले होते हैं, फिर सफेद होते हैं, फिर ब्रांचेस सूखने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो ग्रीनिंग है इस प्रकार से बढ़ता है। दूसरा ये स्टेम के ऊपर भी जाता है। ये देखिए, ये सिट्रस ग्रीनिंग आप देखेंगे। और इसके लिए ये जो डिसीज है, इस डिसीज को भी हमें नर्सरी के लेवल से ही कंट्रोल करना है, क्योंकि ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, बराबर। और इंसेक्ट भी इसको ट्रांसमिट करता है, बारिश इसको ट्रांसमिट करती है। और इसके कारण ग्रीनिंग ये जो विषय है, सिट्रस ग्रीनिंग, फ्लोरिडा में, ब्राजील में बहुत बड़ा प्रकोप इस डिजीज के कारण हुआ था। और इसको HLB नाम का डिजीज भी माना जाता है। इसको लोग HLB भी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नाम जो दिया गया तो ये एक प्रोविंस है चाइना में, जहां पे ये 1943 में ये डिजीज पहली बार मिला था। और उसके कारण इसको HLB के नाम से भी कहा जाता है। और इसलिए ग्रीनिंग हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम सब जगह नहीं है, लेकिन कैंकर, ग्रीनिंग और फाइटोप्थोरा, ये तीनों जो विषय है, ये तीनों विषय को यदि कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेना है। और जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम इसका कंट्रोल भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये ग्रीनिंग जो है वेन के ऊपर भी आता है, ब्रांचेस के ऊपर भी आता है, क्वार्किंग हो जाती है, नेक्रोटिक डेवलपमेंट हो जाती है। इसके लिए हमें फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी है। इसके पहले तो ग्रीनिंग को सिर्फ वायरल डिसीज माना जाता था, लेकिन ये सिर्फ वायरल डिजीज नहीं है, इसमें बैक्टीरिया का भी रोल है। और इसलिए ग्रीनिंग को यदि कंट्रोल करना है तो हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की जरूरत है। तीसरा डिसीज आप देखेंगे कैंकर। ये तो बहुत ही जगह, सिट्रस कैंकर इज ए वेरी कॉमन डिजीज। आज के तारीख में यदि हम देखेंगे तो फ्लोरिडा के अंदर कैंकर का प्रकोप हर साल बढ़ रहा है। और इसलिए कैंकर का मैनेजमेंट यदि करना है तो सबसे पहले तो इसके सिम्टम को समझ लेना है। पत्ते के ऊपर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको आप देखिए, पत्तों के ऊपर छोटा छोटा ड्राइंग होता है, पत्ता ड्राइंग होता है, रॉटिंग हो जाता है। पत्ते के ऊपर क्वार्क आ जाते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल क्वार्की डेवलपमेंट होती है। फ्रूट्स के ऊपर क्वार्की डेवलपमेंट होती है, स्टेम के ऊपर क्वार्की डेवलपमेंट होती है। ये देखिए फलों के ऊपर क्वार्की डेवलपमेंट होती है, बराबर। तो कैंकर जो है, कैंकर ये आप देखिए, ये सारे डिजीज, सारे सिम्टम्स आपके समझ में आएंगे कि पत्तों के ऊपर कैंकर आता है, फ्रूट के ऊपर आता है। और इतने सिम्टम क्लियर है कि पत्ता जब आप देख लेते, फल जब आप देख लेते, ब्रांच जब आप देख लेते, स्टेम के ऊपर देख लेते, हर जगह क्वार्की डेवलपमेंट होती है। और इसके लिए इसको कैंकर कहा जाता है। ये पत्तों के, इसकी शुरुआत जो होती है ये पत्तों के नीचे से होती है। इसलिए जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो पत्तों से के नीचे से स्प्रे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रकार से कैंकर का जो मैनेजमेंट होता है, कैंकर के मैनेजमेंट को आप देखेंगे सिट्रस ग्रीनिंग जैसा, क्लीन कल्टीवेशन, ऑर्चर्ड को हेल्दी रखना, जो फल है, जो पत्ते हैं, जो ब्रांचेस है, जो ड्राइड पोर्शन है उसको निकाल डालना, उसको जला देना। इस प्रकार से यदि हम इसको, जो स्कैब है उसको निकाल देना, और उसको निकाल के यदि हम इसका कंट्रोल करते हैं तो काफी अच्छी तरह से कैंकर को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तीसरे बहुत सारे इंसेक्ट है, लेकिन इंसेक्ट में यदि आप देखेंगे तो लीफ माइनर जो है, ये लीफ माइनर ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डिजीज हर जगह यंग लीव्स जो होते हैं उसके ऊपर दिखता है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से लीफ माइनर आके पत्तों के ऊपर, जो ऊपर का स्केलेटन होता है उस स्केलेटन के ऊपर जाके बैठ जाता है। और इसलिए
जैसे कैंकर में आपको बहुत सारे फंजीसाइड के पेस्टिंग करने हैं, बहुत सारे फंजीसाइड का स्प्रे करना है, बराबर। जब स्प्रे आप करोगे और जो कार्की पोर्शन है उसको निकालेंगे और उसको निकाल के वहां पेस्टिंग करोगे, पत्तों के फलों के ऊपर स्प्रे लेंगे, तो उसी स्प्रे में यदि हम इंसेक्टिसाइड ले लेते, जो फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो फंजीसाइड के स्प्रे के साथ में जब हम इंसेक्टिसाइड ले लेते हैं, इमिडाक्लोप्रिड जैसा जो इंसेक्टिसाइड है, ये लीफ माइनर के कंट्रोल के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि कैंकर के लिए ये माना गया है कि जो कॉपर फंजीसाइड है ये कैंकर के लिए काफी मतलब इफेक्टिव फंजीसाइड माना गया है। फिर से जो दूसरे फासिटिल जैसे जो फंजीसाइड है वो भी इफेक्टिव माने गए हैं। इस प्रकार से हमें इसको कंट्रोल करना है। ये यदि लीफ माइनर की साइकिल आपको बताएंगे, आप तो देखते हैं कि एक लार्वी पत्तों के नीचे बैठी है, लेकिन ये जो फ्लाई आप देखिए, ये फ्लाई इसके अंदर एग्स देती है और उसमें से वो लार्वी बढ़ती है और लीफ माइनर का प्रकोप होता है। और इसलिए डाइक्लोरोवास हो या फेंथियॉन हो, इसका स्प्रे आप लगाते हैं तो आप लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हो। ये आप देखिए, ये क्या है, ये फ्रूट सकिंग मॉथ है। ये सबसे डेंजर और सबसे बेकार ये पेस्ट है। उसका कारण यह है कि जब फ्रूट काटने तोड़ने की बात आती है, जब फल हार्वेस्ट करने की बात आती है, तब ये मॉथ आके पंच करके जाता है और नुकसान करता है। और इसलिए यदि हम फ्रूट मॉथ की बात करते हैं तो फ्रूट मॉथ में हमें मॉथ को पकड़ना, फेरोमोन ट्रैप का यूज करना, खेत के अंदर टेम्बा जलाना, खेत के अंदर लाइट लगाना, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप से तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, बराबर, और आके ट्रैप में फंस जाता है। तो हम उसके नीचे जो पैन दिया है उसमें इंसेक्टिसाइड होता है, वहां आके मॉथ मर जाता है। लेकिन ये जो मॉथ आप देखेंगे, इसको यदि रात के टाइम पे आप टेम्बा जलाए और टेम्बा जला के आप खेत में घूम रहे लेके और उसके साथ में आपने इंसेक्टिसाइड का पैन रखा है, तो सारे मॉथ आपके पास आएंगे। लेकिन एक बात भी है, हमारे विदर्भ के किसान भाइयों को यदि हम बोले कि रात को खेत में जाए तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए हम फेरोमोन ट्रैप लगाए और आगे चले। ये जो है फेरोमोन ट्रैप में ये फ्रूट फ्लाई आती है और आके उसको हम ट्रैप के अंदर पकड़ सकते हैं। ये नहीं किए तो हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उसको कंट्रोल करना है। लेकिन मॉथ जो है, मॉथ को मारना बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए हमें दोनों तीनों तरीके से केमिकल फंजीसाइड, पेस्टिसाइड यूज करना है, उसको आमिष देना है, ट्रैप लगा के उसमें फेरोमोन ट्रैप में पकड़ना है, टेम्बा जला के उसको पकड़ना है। इस प्रकार से तीसरा, यदि इसका प्रकोप जिस एरिया में जाता है वहां हम नेट लगा के और नेट के पूरे ऑर्चर्ड को नेट लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा, आपको मैं बताया एक इजराइल की नेट वाली ऑर्चर्ड, इस प्रकार से आप नेट लगाते हैं तो आप ये जो फ्रूट फ्लाई और मॉथ का जो इश्यू है इसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे माइनर इंसेक्ट पेस्ट है, सिट्रस है, एफिड्स है, थ्रिप्स है, कैटरपिलर है। लेकिन इसमें एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे। एक बार हमारे यहाँ विदर्भ में कोड़शी नाम का डिजीज आया था और पूरे विदर्भ के ऑर्चर्ड, करीबन 1984-85 की बात है कि पूरे विदर्भ में सिट्रस के ऑर्चर्ड कोड़शी नाम के डिजीज से खराब हुए थे। मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ये कोड़शी क्या थी। कोड़शी मतलब ब्लैक मोल्ड, ये ब्लैक मोल्ड थी। तो ये ब्लैक मोल्ड क्या थी? ये जो एफिड आप देख रहे हैं, जब एफिड का अटैक सिट्रस के ऊपर आता है तो ये पत्तों के ऊपर नीचे से एफिड बैठे रहते हैं, नीचे से पत्ते के ऊपर का अंदर का जूस तक करते हैं, और जब ये बढ़ते हैं, जिसका प्रमाण जब बढ़ जाता है पत्तों के ऊपर, संख्या बढ़ जाती है, तो ये एफिड अपने बॉडी से एक लिक्विड सिक्रेट करता है। ये हनी जैसा, गम जैसा एक लिक्विड सिक्रेट करता है और वो जो है ये स्टिकी होता है, शुगरी होता है, मीठा भी होता है।
वो ऊपर वाले पत्ते के नीचे वाले पत्ते के नीचे से एफिड लटका है, बराबर। और वो एफिड जब लिक्विड सिक्रेट करता है तो नीचे वाले पत्तों के ऊपर बैठता है। तो ये जो हनी जैसा जो सिक्रेशन है, इसके ऊपर एक फंगस डेवलप हो जाती है। उस फंगस का नाम है ब्लैक शूट मोल्ड। और ये जो शूटी मोल्ड है, ये जो मोल्ड वहां डेवलप होती है, और ये मोल्ड डेवलप होने के बाद में पूरे पत्ते का ऊपर वाला सरफेस काला दिखने लग जाता है। और उस काले पोर्शन को, उस मोल्ड को कोड़शी कहा जाता है। इसके लिए 1984-85 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक मुहिम चलानी पड़ी। हमारे पंजाब राव कृषि विद्यापीठ को एक मुहिम चलानी पड़ी कोड़शी के कंट्रोल के लिए। लेकिन आप एफिड को यदि कंट्रोल करते हैं तो आप कोड़शी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको डाइमिथोएट जैसा, इमिडा 10 ml 10 लीटर पानी में डाल के, या DDUP 15 ml 10 लीटर पानी में डाल के, इस प्रकार से यदि फेंथियोन 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के, मतलब 15 ml 15 लीटर पानी में डाल के कोई भी सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप करते हैं तो सिट्रसिला हुआ, थ्रिप्स हुआ, एफिड हुआ, ये तीनों का कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एक बहुत अच्छे किसान भाई हैं, जिनकी लास्ट में एक सक्सेस स्टोरी आपको बता के हम रुकेंगे, तो ये जो हमारे किसान भाई है, इनका नाम है हेमचंद्र दगाजी पाटिल। ये पंचक गांव के रहने वाले, पंचक तालुका चोपड़ा, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। बहुत ही इनोवेटिव फार्मर है। पेशा से मतलब पढ़े लिखे तो है, वकालत की डिग्री भी लिए है, लेकिन खेती करते हैं, खेती की वकालत करते हैं, कागज पेपर वाली वकालत नहीं करते हैं। हमारे हेमचंद्र जी पाटिल है, हमारे परदेशी वाड़ा में है, हमारे शिवाजी राव चौहान भाई जालना में है, जिन्होंने ये जो 3-4 पायनियर फार्मर है, जिनके यहाँ जैन तंत्रज्ञान से जैन स्वीट ऑरेंज का प्लांटेशन हुआ। ये बगीचा आप देख रहे हैं, हेमचंद पाटिल जी को आप बगीचे के फलों के साथ आप देख रहे हैं। ये जैन स्वीट ऑरेंज की पहला प्लांटेशन है, जिसको आज 7 साल पूरे हो गए। इनके बगीचे को तो 8 साल अभी पूरे हो गए। और आप ये देखिए क्या प्रोफ्यूज इसमें फ्लावरिंग है, क्या प्रोफ्यूज इसकी फ्रूटिंग है, क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, क्या बंचेस के अंदर फल लगे हैं। हमारे नागपुर संतरा उत्पादक भाई, जब फ्लावरिंग हो जाता है, फ्लावरिंग होने के बाद में फ्लावर ड्रॉप होता है, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा प्रकोप इसके ऊपर आया। फ्लावर ड्रॉप जरूर होता है, लेकिन सिट्रस के अंदर और पर्टिकुलरली नागपुर मंडारिन के अंदर जब 2 से 2.5% फूलों का निर्माण फलों के अंदर हुआ, तो आपको 100% फल मिले, ऐसा आप ध्यान में लीजिए। हमारे कुछ संतरा उत्पादक भाई है, हजार नंबर्स ऑफ फ्रूट्स, 1000 फल एक पौधे के ऊपर लगाते निकालते हैं, लेकिन उसका वेट कम होता है क्योंकि नंबर्स ज्यादा होता है। हमारे हेमचंद्र भाई 400-500 ही फल निकालते हैं, लेकिन वजन ऐसा लेते हैं, वेट ऐसा लेते हैं, गुणवत्ता ऐसे लेते हैं कि हमेशा इनका जैन स्वीट ऑरेंज जब मार्केट में जलगांव में आता है तो कोई भी स्वीट ऑरेंज से 10 रुपए, मिनिमम 10 रुपए पर केजी से ज्यादा बेचा जाता है। हमारे हेमचंद्र भाई का फसल आप देखेंगे लास्ट ईयर का, तो आपके समझ में आएगा। जिस बगीचे को 7 साल पूरे हो गए, उस बगीचे ने हेमचंद्र पाटिल को लास्ट ईयर 13 टन प्रति एकड़ एवरेज वेट दिया। 13 टन प्रति एकड़ का अर्थ ये हुआ कि 13 दूने 26 और 6.5 मतलब 32-33 टन प्रति हेक्टर। और हमारे देश की उत्पादकता है 6 टन प्रति हेक्टर। हमारे महाराष्ट्र की उत्पादकता है 9 टन प्रति हेक्टर। यदि हम इस उत्पादकता को बदलना चाहते हैं, कुछ जगह 13 टन तक, कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे हैं 13 टन तक उत्पादकता गई है प्रति हेक्टर। लेकिन यदि हम हेमचंद्र जी का उदाहरण लेंगे तो इस साल 13 टन प्रति एकड़ पे पहुंचे हैं। कुछ हमारे जैन स्वीट ऑरेंज के इंटरनेशनल लेवल के बगीचे आप देखेंगे 25-25 टन प्रति एकड़ निकाल रहे हैं। तो हमारी आपसे ये विनती है कि ये जो फसल है, ये फसल
बहुत अच्छी फसल है, बहुत बढ़िया स्कोप इस देश के अंदर है। जैन इरिगेशन अभी आने वाले समय में मोर्शी में सिट्रस प्रोसेसिंग का प्लांट लगा रही, वहां अपनी फैक्ट्री का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। और हम पहले ही आपको कहे कि हमें 2-3 चीज का बदलाव करना है। जब पूरे विश्व के अंदर 70% एरिया ये स्वीट ऑरेंज के नीचे है, हमारे देश में 70% एरिया ये नागपुर मंडारिन के नीचे है, 20% एरिया सिर्फ स्वीट ऑरेंज के अंदर है। तो इस प्रमाण को हम बदलेंगे। यदि हम 50% पे भी गए, यदि हमने दुगना भी कर दिया, तो जो देश में स्वीट ऑरेंज का क्षेत्र 2 लाख हेक्टेयर का है, ये क्षेत्र हमारा 4 लाख हेक्टेयर के ऊपर जा सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो समस्या आती है, जिस समय हम हमेशा सोचते हैं कि मार्केट का प्रश्न है, बेचने का प्रश्न है, और फिर रैली निकलती है, रोड के ऊपर संतरे डाले जाते हैं, उसके ऊपर से ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, उसके ऊपर से जब असेंबली होती है तब नेताओं को चलाया जाता है। ये समस्या क्यों निर्माण होती है? ये समस्या इसलिए निर्माण होती है कि हमारा उत्पादन एक ही समय आता है, हमारा जो फल निकलता है एक ही समय निकलता है, हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, हर गांव में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए संतरा उत्पादक भाई को, मौसमी उत्पादक भाइयों को उसी समय मौसमी बेचनी पड़ती है, संतरा बेचना पड़ता है, और मार्केट में ग्लट हो जाता है। मार्केट में ग्लट होने से प्राइसेस क्रैश हो जाती है। जब प्राइसेस क्रैश हो जाती है तो उत्पादन खर्चा भी नहीं निकलता है। और इसके लिए यदि कोई सस्टेनेबल वे इस फसल के अंदर है, यदि सस्टेनेबल वे से हमें जाना है, तो हमें प्रोसेसिंग की जरूरत है। और यही सपना, यही विचार हमारे फाउंडर चेयरमैन भंवरलाल जी जैन साहब ने, भाऊ साहब ने रखा। उसी प्रिंसिपल के ऊपर, उसी तत्व के ऊपर आज जैन इरिगेशन काम कर रहा है। और जिस प्रकार से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जिस प्रकार से जैन इरिगेशन ने रिवोल्यूशन बनाना के क्रॉप में लाया, जिस प्रकार से रिवोल्यूशन संतरे ऑरेंज के क्रॉप में लाया, कॉटन के क्रॉप में लाया, गन्ने की उत्पादकता 120 टन तक लेके गए, 140 टन लास्ट ईयर हमारे खोत नाम के किसान हैं जो आष्टा गांव के रहने वाले वहां तक पहुंचे हैं। इतने सारी फसलों में जो रिवोल्यूशन लाया, वही रिवोल्यूशन जैन इरिगेशन सिट्रस के अंदर लाना चाहता है, जिसके लिए आपकी होल हार्टेड सपोर्ट की जरूरत है। और इसलिए हमारे प्लांटिंग सिस्टम को बदलिए, हमारे वैरायटी को बदलिए। इंटरनेशनली पॉपुलर जो जैन JSO1, JSO2, JSO3, JSO4, JSO5 को अपनाइए। इतना बढ़िया डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल लीजिए, रेस बेड के ऊपर प्लांटेशन कीजिए, दोनों साइड 2 लैटरल डालिए, 100% फर्टिगेशन कीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, फेरस का इस्तेमाल साइंटिफिक तरीके से कीजिए। पौधे को डेली खाद चाहिए, हमें जैसा डेली खाद चाहिए, डेली सुबह नाश्ता चाहिए, 1:30 बजे खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए। इसी प्रकार से पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, जूस के निर्माण के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। JSO के अंदर सीड नहीं है, ये सीडलेस वैरायटी है, इसके अंदर सीड नहीं है। इसलिए प्रोसेसर क्या चाहता है, जूस बनाने वाला होटल वाला क्या चाहता है, गाड़ी पे ठेले पे जूस वाला क्या चाहता है कि यदि मैंने 5 किलो स्वीट ऑरेंज खरीदा है और इसके अंदर 18 से 20 सीड है और इतनी मोटी उसकी साल है, तो मुझे जूस का प्रमाण कैसे मिलेगा। और इसलिए आज जैन स्वीट ऑरेंज जब मार्केट में जाता है तो चढ़े भाव से बिका जाता है। जैन इरिगेशन इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप उन्नति प्रोजेक्ट में सहभागी होइए, आपको पौधे के प्राइस में भी कुछ कंसेशन उन्नति में है। और हमारे देश के नागरिक, हम ज्यादा उत्पादन संतरा और मौसम्बी का नहीं कर रहे, इसलिए हमारे देश के नागरिक को सिर्फ 200 ml एक साल में संतरे मौसम्बी का जूस मिल रहा है। वही जापान के नागरिक साल भर में 3.5 लीटर पी रहे हैं, वही यूके के, लंदन के नागरिक साल भर में 13 लीटर जूस पी रहे हैं, और वही USA के नागरिक साल भर में 9 लीटर जूस पी रहे हैं।
हमारे देश को स्वस्थ बनाना है, नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, तो इतनी बढ़िया फ्रूट हमारे पास है, जो विटामिन सी रिच फ्रूट है, जिसको लग्जूरियस न्यूट्रिएंट माना जाता है, जिसमें हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट पावर निर्माण करने की ताकत है, हेल्दी इंडिया निर्माण करने की ताकत है और कोविड से झगड़ने की ताकत है। इतने अच्छे फल की खेती में, इतने अच्छे फल के हाईटेक मॉडल में आप सहभागी होइए और जैन इरिगेशन संतरे में लाने वाला जो रिवॉल्यूशन का प्रयास सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, आप जैसे किसान भाइयों के साथ मिलके कर रहे हैं, उसमें आप सहभागी हो, यही अपील हम आपको करते हैं। और हेमचंद्र दगाजी पाटिल जैसे, शिवाजी राव चौहान जैसे और हमारे विजय परदेशी जैसे मॉडल संतरा उत्पादकों में निर्माण हो। हमारे मोर्शी और वरुड़ जो विदर्भ का कैलिफोर्निया माना जाता है, इस कैलिफोर्निया की गरिमा आने वाले साल में बहुत अच्छी तरह से हर एक नए सिले से नए विषय को लेके, प्रोसेसिंग को लेके ब्राजील और फ्लोरिडा के साथ कंपीट करने की ताकत हमारे में निर्माण होगी। इस प्रकार का कार्य आपके हाथ से हो और इस मिशन में आप सब किसान भाई संतरा और मौसम्बी के उत्पादक सहभागी हो, ये आपको विनंती करते हैं और यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।